जब भी आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वर्क करेंगे तो आपका पेट, कोर मसल्स, डाइजेशन के मसल्स, आपके यूरिनेशन के मसल्स वो ज़्यादा वर्क करते हैं। आप देखिए कि अगर मैं 2 किलो का वेट उठाया, छोटा बच्चा उठाया तो मेरी बाजू पे जोर आ रहा है। बट अगर मैंने कोई हैवी कोई 40 या 50 केजी का बंदा उठा लिया तो मेरे पेट और पीठ पे जोर आ रहा है। हाथ से जोर ज़्यादा लगा लेंगे तो पेट से शक्ति आएगी, और जब पेट की शक्ति कम हो जाती है देन यू गेट द प्रॉब्लम। तो आपका कहना है कि अगर हमें जिमिंग या कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो उससे पहले हमें अपने बॉडी की अलाइनमेंट चेक करवानी चाहिए। बॉडी अलाइनमेंट ऐसी चीज़ है जो आप वंस इन अ मंथ वैसे भी चेक करा सकते हो। वैसे भी बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे बैठते भी है ना, तो वो ऐसे अगर नीज को चेक करें तो उनको लगेगा कि एक आगे एक पीछे। अच्छा जी। और अगर ऐसे करके भी बैठेंगे तो कई बार लगेगा कि मैं इसी लात को ऊपर रख के कंफर्टेबल हूँ, दूसरी लात को रख के कंफर्टेबल नहीं। मिसअलाइनमेंट था तो खाना पच नहीं रहा था। मैंने इतनी अच्छी डाइट भी ली, इतने लाखों रुपए की डाइट्स ली, और फिर भी मेरा खाना नहीं पच रहा। बिकॉज क्या था, क्योंकि आपका पेल्विस ऊपर नीचे गया तो आपका इंटेस्टाइन भी तो ऊपर नीचे जाएगा। इंटेस्टाइन ऊपर नीचे जाएगा तो उसी के साथ कनेक्टेड है, लंग्स भी ऊपर नीचे जाएंगे। ओल्ड एज में पेन्स इसलिए भी आते हैं क्योंकि हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम मेरा ही सराहना है, मेरी साइड है, मैं ऐथी सोऊंगा, ऐथी खाऊंगा, हो जाता है। तो पर्टिकुलर जब भी आप हो जाएंगे तो ओल्ड एज आ जाएगा। और जब आप चेंज को एक्सेप्ट जब तक कर रहे हैं तब तक आपको ओल्ड एज नहीं आएगा। इन मेक यू डू सम एक्सरसाइज फॉर योर बैलेंस। सबसे इम्पोर्टेंट ये बच्चों के लिए एक्सरसाइज होंगी कि एक तो एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ जो हर किसी को ट्राई करना है, हमारे साथ साथ भी आप कर सकते हैं कि एक लात पे खड़े होकर देखिए। एक लात पे आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो रहे हैं और दूसरी लात पे आप थोड़ा बहुत टेढ़ा हो रहे हैं, तो दैट मीन्स इनबैलेंस है। तो आपको एक बॉडी अलाइनमेंट या आपकी पेट के कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट को मिलना चाहिए। अगर देखिए जो कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट है उसमें जैसे क्लिक करके एक साउंड आता है, कई बार हम ऐसे पॉप किया, आप खुद भी करते हैं तो ऐसे कई बार आता है क्लिक साउंड आता है। ये देखो उसी को एक बायोमैकेनिकल अरेंजमेंट्स होते हैं कि आपके जॉइंट को किस पोजीशन में लेके जाएंगे कि वो रीपोजिशन हो जाएगा। दैट इज एक्चुअली कायरोप्रैक्टिक। और रीपोजिशनिंग लोग चेक नहीं करते हैं, बस पॉप आया कि नहीं आया वो चेक करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा सर्च कर देते हैं कई बार, तो डिसअलाइनमेंट का भी पॉप आता है। अर्थ, और उसी अर्थ से जिससे हम बने हैं हम उसी अर्थ को भूल चुके हैं। हम सारा टाइम सीमेंटेड एरिया में जा रहे हैं, सारा टाइम हम जहाँ पे भी वॉक कर रहे हैं वो एक आर्टिफिशियल फ्लोरिंग कर रखा है हर जगह पे। जब तक आप अपने रूट घास के पास नहीं जाएंगे ना तब तक आपका एनर्जी बैलेंस नहीं आएगा। मेरे घुटनों में दर्द है, कहीं ना कहीं मुझे सciatica की प्रॉब्लम है, ये ऑटिज्म क्या है, ADHD क्या है, कितने सवाल हमारे मन में हैं। क्या इन सवालों के जवाब कहीं हैं? आजकल नई एक थेरेपी चली है, कप थेरेपी, ये क्या है, कैसे वर्क करती है, इन सवालों के जवाब जो हैं वो आपको एक ही जगह मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगी मैम मिसेस सिमरनजीत कौर जी से, जिनके पास इन सब सवालों के जवाब हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट और मैं उनका वेलकम करना चाहूँगी। मैम वेलकम है आपका। पहले मैम मैं आपसे ही आपके बारे में पूछना चाहूँगी, मुझे अपने बारे में आप बताएं कुछ। आई एम डॉक्टर सिमरन। मैं इस फील्ड में 15 ईयर्स से हूँ। मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हूँ, कायरोप्रैक्टिक का कोर्सेज़ किए हुए हैं और बहुत सारे जैसे कपिंग थेरेपी, ड्राई नीडलिंग थेरेपी। आई हैव डन क्वालिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। जो भी डॉक्टर्स थे, जैसे फंक्शनल कायरोप्रैक्टिक मैंने बेल्जियम की कई टीचर्स से सीखा, साउथ अमेरिका के टीचर्स से सीखा। इसी तरह से ड्राई नीडलिंग थेरेपी मैंने इंटरनेशनली सीखा कई टीचर्स से, स्कॉटलैंड के टीचर्स से टेपिंग सीखा, और भी बहुत सारे कोर्सेज आई कीप ऑन डूइंग। बॉडी रीडिंग जैसे मैंने इंटरनेशनली USA के टीचर से सीखा, और रनाटा वो बहुत इंपॉर्टेंट ओलंपिक्स की स्ट्रेंथ ट्रेनर है। मुझे लग रहा है मैम कि ये पूरा पॉडकास्ट बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। जो आपका एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं ऑडियंस को कोई बढ़िया अवेयरनेस, आप बोल रहे हैं कपिंग एंड ऑल, सारी अवेयरनेस आप बताएंगे। तो कायरोप्रैक्टिक, पिलाटेस, योगा, डाइट एंड न्यूट्रिशन, आई कीप ऑन स्टडिंग इन ईच एंड एवरीथिंग। तो मैं आपको आज एक शॉर्ट में ये सारी नॉलेज को देने की पूरी कोशिश करूँगी। वेलकम है मैम आपका मेरे इस प्लेटफॉर्म पर। आपको पता है कि आजकल बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स है, अगर हम पोस्टर पे बात करें या फिर फिजियोथेरेपी के बात करें, तो फिजियोथेरेपी कितनी फ्रूटफुल है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैम सबसे पहले ये कि फिजियोथेरेपिस्ट एक टर्म है और एक साथ में टर्म है कैरोप्रैक्टिक। क्या ये दोनों सेम टर्म है या फिर ये दोनों डिफरेंट है? क्या फ़र्क है इन दोनों में? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द स्टेज, बीइंग डॉक्टर सिमरन एंड बीइंग इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। मैं 15 साल से इसी फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हूँ और फिजियोथेरेपी के मैंने इतने केसेस देखे हैं और इतनी इम्प्रूवमेंट्स देखी हैं कि
मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेनेवर कोई भी मेरे पास आता है तो मेरा यही होता है कि उसको जल्द से जल्द ठीक करना और बिना सर्जरी के बैक टू नॉर्मल वॉक पे लेके आना। हमारे क्लिनिक पे हमने पैरालिटिक पेशेंट्स को भी 15 दिन में वॉकिंग पे लेके आए हैं। ये हो जाता है पॉसिबल? ये बिल्कुल पॉसिबल है विद फिजियोथेरेपी। बहुत लोगों को अच्छे से फिजियोथेरेपी में भी बहुत सारे एडवांसमेंट्स हैं। कई बारी हम सिर्फ बैचलर्स डिग्री किया हुआ है या बिल्कुल कम उसमें इतना स्टडी नहीं किया हुआ तो हम सोच लेते हैं कि हमसे हो नहीं रहा, तो हम सोच लेते हैं कि ये आएगा ही नहीं रिजल्ट। बट जब आप एडवांसमेंट्स ऑफ फिजियोथेरेपी पढ़ते हैं, लाइक बीइंग इनटू दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 25, आप देखो 2012 में मैंने डिग्री किया था कंप्लीट, मास्टर्स डिग्री। यस, उसके मैंने 2010 में बैचलर्स किया था। आई वाज वर्किंग अलोंग विद दैट, थोड़ा कुछ आवर्स के लिए जाती थी, 2 आवर्स के लिए स्टडी करती थी। देन वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुआ हीलिंग का। जब मैंने देखा कि इतनी जल्दी क्विक रिजल्ट्स आ रहे हैं, कोई चल के आ रहा है टेढ़ा मेढ़ा, और उसके बाद एकदम से you were as a trainer ना, ट्रेनिंग पे इन बैचलर्स देयर इज अ कोर्स ऑफ 5 years, जिससे बैचलर्स डिग्री किया मैंने। फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स डिग्री किया फ्रॉम साकेत हॉस्पिटल। मेरा एसोसिएशन था 2-3 गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ। तो आई यूज्ड टू सी सो मेनी क्लाइंट्स, सो मेनी पेशेंट्स। हमारे को इतना इंटरेस्ट आने लग गया कि हम शाम को एक्स्ट्रा ओपीडीज भी अटेंड करते थे कि चलो किसी तरह से कुछ देखने को मिल जाए, सीखने को मिल जाए। एंड दैट ज़ील वाज देयर कि मैं एवरी ईयर आई अपडेटेड। आज तक एक भी साल नहीं था कि उसके बाद मैंने कोई एक्स्ट्रा डिग्री नहीं किया आपने प्रोसेसिंग। और ये जो एक एक्स्ट्रा स्टडी था जिसकी वजह से आई बिकेम अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इसी करके कई चीज़ें मैंने नया स्टार्ट किया, जैसे कायरोप्रैक्टिक टेक्निक्स को मैंने ऐड किया अपने क्लिनिक पे। क्या डिफरेंस है मैम? ये डिफरेंस ये है कि जैसे फिजियोथेरेपी में वी फोकस मोर ऑन एक्सरसाइज एंड मोर ऑन पोस्चर करेक्शन विद मोडालिटीज। कोई मशीन्स के साथ इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, एक्सरसाइजेस के साथ मैनुअल थेरेपी ज़्यादा, ये सब चीज़ें यूज़ होता है। और जो कायरोप्रैक्टिक है उसमें बेसिकली देयर इज अ पॉप टेक्निक। अच्छा जी, ठीक है, बट वो भी क्या है कि लोग सोचते हैं कि पॉप आ गया तो वो नॉर्मल आ गया। इट इज अ जॉइंट करेक्शन बेसिकली। इसमें पॉप आए ना आए ज़रूरी नहीं है, बट मेन थिंग ज़रूरी जो है कि आपका मिस अलाइनमेंट दोबारा से अलाइनमेंट में आ जाता है। जैसे हम कार की व्हील बैलेंसिंग करते हैं ना, और अगर एक भी टायर इधर उधर हो जाए तो कार अच्छे से चलती नहीं है। तो बॉडी भी इसी तरह से मिस अलाइंड हो जाती है। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे अगर बैठे हुए, तो आजकल इन ट्रेंड भी हो गया है, हम टेढ़ा बैठते हैं, इस तरफ बैठते हैं, उस तरफ बैठते हैं। तो कुछ ना कुछ करते हैं, हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस इस तरह से आ गए हैं कि लेफ्ट और राइट लेग पे वेट सेम नहीं आता है। ये नेचुरली हो रहा है, ये नेचुरली हो रहा है। और इसका बहुत बड़ा रोल मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को जाता है। लॉन्ग टाइम सिटिंग, प्रोलॉन्ग सिटिंग। आप देखिए कि जब हम एक जगह पे बहुत देर बैठते हैं और एक साइड पे हमारा लैपटॉप रखा हुआ है, तो बार बार मैं इस तरफ लैपटॉप देख रही हूँ और इधर राइटिंग कर रही हूँ, टेढ़ा मेढ़ा कुछ ना कुछ होने की वजह से हमारा वेट इम्बैलेंस हो जाता है। हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने सेंटर में नहीं रहती बिल्कुल। तो उसकी वजह से जब हम बहुत देर से हड्डी ऐसा ऊपर नीचे रहेगा, तो वो आपको कैसे बताएगा कि मैं बॉडी परेशान हूँ? आपको पेन करके। और पेन इज आवर फ्रेंड, नॉट आवर एनिमी। पेन ही तो है जिसकी वजह से हम आगे में हाथ नहीं देते हाँ कि प्रॉब्लम कहाँ क्यों कैसे हो रही है। एंड उस पेन को हम सबसाइड कर देते हैं मेडिसिन खा के, बट उसके लिए हम क्यों पेन आया था, कैसे हम उसे लॉन्ग टर्म करेक्शन करें, वो हम नहीं देख पाते। एंड एक्चुअली मूवमेंट इज मेडिसिन। मूवमेंट इज रियली अ मेडिसिन। आप ध्यान दीजिए कि कोई भी पार्ट पे जहाँ पे मूवमेंट ना हो वो खत्म हो जाती है। ठीक है, अगर आप देखिए पैर की तलियों पे बहुत सारा ड्राई स्किन रहता है, राइट? हाँ जी। पैर की तलियों पे बहुत लोग हाथ रोज नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से वो एक तरह से डेड स्किन आना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो आप बता रहे हैं। तो ये आप इसको किसके साथ कनेक्ट करोगे कि मूवमेंट्स के साथ या ये मूवमेंट्स के साथ? अब देखिए, अगर हम कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट करते हैं तो उससे हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी वेट सेम आने लग जाएगा। ओके, जब आपका लेफ्ट और राइट लिम लेंथ कहते हैं, जो हम अपनी बॉडी को हैंड टू हैंड ऐसे ज्वाइन करें, तो हम देखेंगे कि ये लिम लेंथ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बहुत लोगों की ऐसे इक्वल नहीं आती, कोई आगे पीछे आ जाएगा। यू कैन हैव अ टेस्ट, ऐसे करके बिल्कुल स्ट्रेट करके हाथों को और चेक करेंगे ना, तो ये एक आगे पीछे आ जाता है बहुत कॉमन। मेरा देखो ठीक है। इस चीज को ना बेसिकली अगर आपको चेक करना है तो सीधे लेट के चेक करना चाहिए। अच्छा, जब आप सीधे लेटते हैं तो बैक सपोर्टेड रहता है अच्छे से, एंड देन यू कैन चेक। अगर आपको, वैसे भी बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे बैठते भी है ना, तो वो ऐसे अगर नीज को चेक करें तो उनको लगेगा कि एक आगे एक पीछे है।
अच्छा जी। और अगर ऐसे करके भी बैठेंगे तो कई बार लगेगा कि मैं इसी लात को ऊपर रख के कंफर्टेबल हूँ, दूसरी लात को रख के कंफर्टेबल नहीं हूँ। ठीक है, व्हेनेवर देयर इज वन लेग हैवी एंड अदर इज लाइट, एक लगेगा कि बहुत भारीपन है और एक में बहुत हल्कापन है, दैट मीन्स देयर इज अ मिसअलाइनमेंट। उसके बाद आपको कायरोप्रैक्टिक टेक्निक्स कराने की जरूरत है। अगर ये सिम्टम्स आए कि ये हैंड्स इक्वल नहीं कभी है, भी आपका लाइफस्टाइल भी कैसा है कि अगर मेरा एक ही साइड पे लैपटॉप पड़ा हुआ है या मेरा एक साइड पे टर्निंग ऐसे मैं बहुत ज्यादा करके बैठ रही हूँ, जब भी मेरी फोटो होती है तो मेरा हमेशा कान ऊपर नीचे ही आता है, दीज आर द साइंस की आपको कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट कराने की जरूरत है। अच्छा जी। ठीक है, और वंस दैट अलाइनमेंट इज डन, उसके बाद आप कोई भी तरह का एक्सरसाइज करते हो, चाहे वो जिमिंग है, चाहे वो योगा है, चाहे वो पिलाटेस है, एनीथिंग दैट विल गिव यू मोर रिजल्ट्स। व्हाई? बिकॉज अलाइंड है बॉडी। दोनों साइड पे वेट सेम आ रहा है। अगर एक ही साइड पे वेट हम कर ही जा रहे हैं और उसमें हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इट विल हार्म अस। तो उसी के करके कई बार डेडलिफ्ट लगाते हैं लोग और डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है, क्योंकि बैक काफी टाइम से स्टिफ था पर हमने कुछ नहीं किया और वेट लिफ्टिंग करते गए। तो आपका कहना है कि अगर हमने जिमिंग या कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो उससे पहले हमें अपने बॉडी की अलाइनमेंट चेक करवानी चाहिए। वो जरूर, बॉडी अलाइनमेंट ऐसी चीज है जो आप वंस इन अ मंथ वैसे भी चेक करा सकते हो। वो आपके पास आना पड़ेगा कि आप कोई टिप्स ऐसा दोगे हमें कि हम खुद भी घर बैठे चेक कर सके? कोई भी दूसरा दोनों चीजें रहेंगी। अगर देखिए जो कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट है उसमें जैसे क्लिक करके एक साउंड आता है, कई बार हम ऐसे पॉप किया, आप खुद भी करते हैं तो ऐसे कई बार आता है क्लिक साउंड आता है, तो ये देखो उसी को एक बायोमैकेनिकल अरेंजमेंट्स होते हैं कि आपके जॉइंट को किस पोजीशन में लेके जाएंगे कि वो रीपोजिशन हो जाएगा। दैट इज एक्चुअली कायरोप्रैक्टिक। और रीपोजिशनिंग लोग चेक नहीं करते हैं, बस पॉप आया कि नहीं आया वो चेक करने के चक्कर में बहुत ज्यादा थ्रस्ट कर देते हैं कई बार, तो डिसअलाइनमेंट का भी पॉप आता है। ऐसा नहीं है कि रीअलाइनमेंट का ही आएगा। ठीक है, अगर आपका चीज अपनी जगह से गलत चला जाता है तो भी टक आता है आवाज। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो बस इतना ही करना है जिसमें आपको कंफर्टेबल हो। ये कंफर्ट जोन को जब आप क्रॉस कर जाते हैं देन इट विल गिव यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो कोई भी चीज में आप देखिए, हम अगर खुश हैं, खुश होके काम कर रहे हैं तो हमारा कितना अच्छा सारा रिजल्ट्स कितने अच्छे आते हैं। किसी भी काम में, हमें जॉब में भी मन लग रहा है मेरा जॉब करने का, तो मैं खुश होके काम करूंगी, ज्यादा काम कर लूंगी। बट अगर कोई भी चीज में हम रो के करते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं आता। सिमिलरली इट इज देयर इन आवर एक्सरसाइजेस ऑल्सो। जैसे एक मिक्सी है, उसे पूरा भर दो तो वो मिक्सी चलेगी नहीं, राइट? और वॉशिंग मशीन है, पूरा भर दो तो वो चलेगी नहीं। इसी तरह से एक्सरसाइज भी आपको पूरा 100% कैपेसिटी तक नहीं करना होता, कितने 70% तक ही करना होता है। बट पीपल इन द जिम आई एम सीन वो 120% तक कर देते हैं। तो कैसे परसेंटेज पता चलेगी मैम की? जिसमें भी आपके मुंह के एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, जब भी ऐसे ऐसे करके आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट जब हम वेट उठा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशन जो चेंज हो जाते हैं। एक्सप्रेशंस जो भी चेंज होते हैं ना, हमारा नेक हमारे सैक्रम बोन के साथ कनेक्टेड होता है। देयर आर वर्टिब्रास इन द स्पाइन, जैसे ये ऊपर वाले को सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं, फिर थोरेसिक आता है, फिर लंबर आता है, फिर सैक्रम आता है। हमारा सैक्रल बोन जो बिल्कुल नीचे वाले बोन है, कॉक्सिक्स और सैक्रल, वो और नेक का बोन आपस में, जब छोटा बच्चा होता है तो सी शेप कर्व होती है माँ के पेट में, और इकट्ठी वो स्पाइन पूरी मूव करती है। अच्छा। इसी तरह से जब हम गंदे एक्सप्रेशंस बनाते हैं, मुंह के एक्सप्रेशंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो हमारा सैक्रल भी मूवमेंट चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस आना स्टार्ट हो जाता है। बहुत ज्यादा जिमिंग कर लेते हैं तो उनके कई बार बच्चे नहीं पैदा होते। हाँ, क्योंकि उनका हार्मोनल इम्बैलेंस आना स्टार्ट हो जाता है। जब भी आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वर्क करेंगे तो आपका पेट, कोर मसल्स, डाइजेशन के मसल्स, आपके यूरिनेशन के मसल्स, वो ज्यादा वर्क करते हैं। आप देखिए कि अगर मैं 2 किलो का वेट उठाया, छोटा बच्चा उठाया, तो मेरी बाजू पे जोर आ रहा है। बट अगर मैंने कोई हैवी कोई 40 या 50 केजी का बंदा उठा लिया तो मेरे पेट और पीठ पे जोर आता है। हाँ जी। पेट और पीठ जो एक तरह से जैसे मम्मी मसल ऑफ द बॉडी वी कैन से। ठीक है, आपका कोई भी काम नहीं हो रहा, आप देखिए लेग्स पे भी आप ज्यादा जोर लगाएंगे, किक करेंगे जोर से, तो आपके पेट से शक्ति आएगी। हाथ से जोर ज्यादा लगा लेंगे तो पेट से शक्ति आएगी। और जब पेट की शक्ति कम हो जाती है देन यू गेट द प्रॉब्लम्स, तब जाके सिम्टम्स आते हैं, तब जाके पेन्स आते हैं। बट जब हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो हम यही बोलते हैं, मेरे तो नी में पेन है, बस नी का कर दो आप। हाँ, मेरी बाजू का पेन है, बाजू का कर दो। रूट पे नहीं जाते हैं ना। यस, जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो आपकी पूरी पोस्चर को देखेगा और रूट कॉज पे जाएगा, और फिर जब आपकी बायोमैकेनिकल करेक्शंस कर देगा, आपका आपस में वेट बेरिंग सेम कर देगा, तो आपका ऑटोमेटिकली पेन चला जाएगा। बट अगर हम सिर्फ नी का पेन है तो नी को देखने लगे तो हम क्या करेंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी मशीन्स लगा देंगे, सोज कम कर देंगे, और या फिर मेडिसिन कोई दे देंगे तो वो भी सोज उस जगह की कम कर देगी। बट वो 2-3 दिन 10 दिन निकलेंगे, फिर से स्वेलिंग आ जाएगा।
बिकॉज रीजन ऑफ द स्वेलिंग इज मिसअलाइनमेंट, गलत वेट आ रहा है गोड्डे पे, और उस वेट को करेक्ट करने की बजाय हम सिर्फ मेडिसिन, कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग जॉइंट रिप्लेस कर देते हैं, हाँ जी, बिल्कुल। बट स्टिल उनको 1 साल में पेन आ जाता है। तो जो आप नी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि आजकल बड़ी कॉमन है, अगर हम ओल्ड एज के देखें कि आफ्टर 60 इट्स वेरी कॉमन ना, Yes. तो उसमें डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि नी रिप्लेसमेंट करवा लो, ऑपरेशन करवा लो, तो आप कितना जेन्युइन मानते हैं कि देखो, नी रिप्लेसमेंट इज ऑल्सो थेरेपी एक तरह से, बट हमें किसी को डिफेंड नहीं करना है, बट वी नीड टू सी कि नी रिप्लेसमेंट करा तो लोगे कि उसके बाद भी आपको पेन आ गया तो कैसे करेंगे। अगर आपकी नी में स्ट्रेंथ हो, थोड़ा सा आपको फिजियोथेरेपी पहले कराना चाहिए, क्योंकि Before operation? कोई भी चीज वीक है तो उसमें कट लगेगा तो वो और वीक होने वाला है, हाँ वो जी, स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा। और आफ्टर सर्जरी भी तो आप 1-1.5 महीना का फिजियो कराते हैं, तो हाँ। व्हाई नॉट टू ट्राई इट बिफोर। कितनी ऐसी केसेस हैं। कितने टाइम पहले मैम हमें एक्सरसाइज, अगर मान लो ऑपरेशन है तो 15 दिन पहले या 1 मंथ पहले हमें फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेना चाहिए? आपको देखिए, जब भी आपको पेन हो, इट्स नॉट ऑपरेशन, हम्म, whenever you feel discomfort you have to come to a physio. फिजियोथेरेपी ऐसी चीज है जो बच्चा जब पैदा होता है ना, वूम से लेके टूम तक, जब मरता है तब हाँ। तक फिजियोथेरेपिस्ट आपके साथ है। आप और देखिए, इतनी नीड है हमें आजकल। आप ये देखिए कि नीड आपकी बॉडी बताती है, इट्स क्या वो नीडेड है कि नहीं। अब जैसे कोई निक्कू में हम जाते हैं, न्यूनेटल आईसीयूज में जाके देखते हैं फिजियोथेरेपिस्ट को, तो वो ऐसे बच्चे जो अपंग बच्चे हैं, जो सांस नहीं ले पा रहे बच्चे, जिनका टेढ़ापन है बॉडी में, बच्चों का पैदा होते ही जिनकी बॉडी बैलेंस नहीं है, जो बच्चे स्पीच बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजों में फिजियोथेरेपी का रोल है। कितनी सारी सब टंग चीजों एक्सरसाइज, में। कितनी सारी टंग एक्सरसाइजेस देते हैं जिससे बच्चा बोलने लग जाता है, कितनी सारी बच्चों तो को बॉल्स के साथ एक्सरसाइजेस कराते हैं कि बैलेंस आ आपके जाता पास है। कुछ ऐसा है कि जो आप हमें अभी एक एज एक्सपेरिमेंट कुछ बता सकें? हाँ कि हाँ, ऑफ कोर्स आई कैन मेक यू डू सम एक्सरसाइज फॉर योर हाँ। बैलेंस। सबसे इम्पोर्टेंट ये देखिए, बच्चों के लिए एक्सरसाइज होंगी कि एक तो एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ जो हर किसी को ट्राई करना है, हमारे साथ साथ भी आप कर सकते हैं, कि एक लात पे खड़े होके देखिए, अच्छा ठीक जी, है। अगर आप लेफ्ट लेग पे और राइट लेग पे सेम टाइमिंग के लिए खड़े हो पा रहे हैं, दैट मीन्स आप बैलेंस्ड हैं। बट अगर एक लात पे आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो रहे हैं और दूसरी लात पे आप थोड़ा बहुत टेढ़ा हो रहे हैं, तो दैट मीन्स इम्बैलेंस है। तो आपको एक बॉडी अलाइनमेंट या आपकी पेट के कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट को मिलना चाहिए। अच्छा जी। हमें अपनी अगर खुद की बैलेंसिंग बैलेंस चेक 1 करना लेग स्टैंडिंग टेस्ट इज फॉर एवरीबडी। आप चाहें तो एक वीडियो बना लें तो उससे आपको ज्यादा अच्छा पता चलेगा, बिकॉज जब हम खुद से करते हैं ना तो हम कोई और मसल्स की हेल्प ले लेते हैं, हाँ जी, ठीक है। तो अगर आप फोटो में देखेंगे तो एक लात में आपका सारा बॉडी स्ट्रक्चर सीधा रहेगा, और दूसरी लात पे खड़े होंगे तो आपका बॉडी ऐसा टेढ़ा जा रहा है, इस तरफ टेढ़ा जा रहा है, नेक टेढ़ा जा रहा है। तो दैट शोज कि आपकी बॉडी के कुछ मसल्स जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो वीक हो रहे हैं। हम चलते हैं अपने पेट के साथ, ना कि अपने घुटने के साथ। अच्छा जी, ये बहुत बड़ा मिथ है। हाँ, आप देखिए कि 80% लोग हाँ, जब भी मेरे पास आते हैं ना नी जॉइंट का सर्जरी का लेके प्लान, तो आई मेक देम डू एब्डोमेन फर्स्ट। अच्छा जी, आप देखिए कि कितने लोगों के लात अगर कटी होती है, हाँ। वो भी चल लेते हैं सपोर्ट के साथ, ठीक है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर आपका घुटना इतना ही इंपॉर्टेंट होता तो वो कैसे चल कैसे लेते, चल पाते हैं? ठीक है। तो इसी को हम देखते हुए एब्डोमिनल स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं, हम बैलेंस ट्रेनिंग कराते हैं। देखिए, हाथ पैर लात चल रहे हैं थोड़ा बहुत, आप तभी चल के मेरे पास आ रहे हो, वॉक कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। बैलेंसिंग एक्सरसाइज कोई नहीं कर रहा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कोई नहीं कर रहा। अगर आप बैलेंसिंग और ब्रीदिंग को अपने नॉर्मल प्रोटोकॉल में ऐड कर दें। अब नी जॉइंट का आपने जैसे बोला था एग्जांपल, बहुत कॉमन प्रॉब्लम नी है। का बेंडिंग और ओपनिंग 2 ही इसके फंक्शंस रहेंगे, बिल्कुल। ठीक है। अब इसी बेंडिंग और ओपनिंग को अगर आप एक बॉल पे बिठा के करा दे तो बैलेंसिंग भी साथ में आ गया, और उनको बोलिए कि ऊपर करना है तो इनहेल करो, नीचे करना है तो एक्सहेल करो, तो ब्रीदिंग भी आ गया। अच्छा, तो एक सेम ही एक्सरसाइज में सेम ही टाइम में अगर आप एक ब्रीदिंग और एक बैलेंसिंग ऐड कर दें नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन में, जो भी आप नी जॉइंट का एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो आप फील करेंगे कि उसी रिकवरी को जो हम 3 महीने फिजियोथेरेपी में लग रहे थे, वही सेम चीज आपको 5 डेज में दिखने लग जाती है, रिजल्ट आ जाते हैं बहुत कॉमनली। ये तो आई थिंक अगर बॉल वगैरह घर पे भी है तो ये एक्सरसाइज तो हम घर पे बैलेंसिंग और विद ब्रीदिंग कर सकते हैं। विद ब्रीदिंग एंड बैलेंसिंग यू कैन गो फॉर एक्सरसाइज। और ये सारी जो एक्सरसाइजेज हैं बहुत ही सिंपल होती हैं। कई बार ऐसे मेरे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी बहुत आते हैं, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, पेरिस से, इफ यू सी इन माय इंस्टाग्राम पेज, तो उसमें भी आप देखेंगे कि वो कई ऐसे लोग हैं जो कह के जाते हैं इतना सिंपल था ठीक होना। अच्छा
अब ये जो कई बार इतनी सिंपल चीज को हम इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, वी गो फॉर सर्जरीज एंड दैट लाइफस्टाइल चेंजेस ओवर कर लेते हैं। बट कई बार इतना सिंपल होता है कि आपने अलाइनमेंट कर लिया तो आपको खाना पच जाएगा। बट क्या है कि मिस अलाइनमेंट था तो खाना पच नहीं रहा था, मैंने इतनी अच्छी डाइट भी ली, इतने लाखों रुपए की डाइट्स ली और फिर भी मेरा खाना नहीं पच रहा। बिकॉज क्या था, क्योंकि आपका पेल्विस ऊपर नीचे गया तो आपका इंटेस्टाइन भी तो ऊपर नीचे जाएगा ना। इंटेस्टाइन ऊपर नीचे जाएगा तो उसी के साथ कनेक्टेड है, लंग्स भी ऊपर नीचे जाएंगे, यू आर ब्रीदिंग लेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं और आई थिंक लोग अवेयर ही नहीं है इस बात को लेके मैम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बैलेंस। आप कोई भी चीज में देखिए, अगर हम कहीं ज्यादा बोल देते हैं, हम कहीं ज्यादा सोच लेते हैं, अगर हम कहीं ज्यादा लिख लेते हैं, कहीं ज्यादा पढ़ लेते हैं, तो भी कई बार हमारा इम्बैलेंस बॉडी का हो जाता है। कोई भी चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आपका जो भी पैशन भी है, अब ऑल्दो आई एम ऑल्सो वेरी पैशनेट फिजियोथेरेपिस्ट, आई ऑल्सो कीप ऑन स्टडिंग, और मेरे को पर ना बैलेंस क्लॉक एक लगाना पड़ता है कि भाई फिजियोथेरेपी ये मेरा फैमिली टाइम, ये मेरा पेशेंट टाइम, ये मेरा पर्सनल टाइम, ये मेरा स्टडी टाइम। अदरवाइज क्या होगा कि 24 hours will remain 24 hours only. फोकस अपने पैशन पे देंगे तो वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। You have to make a balance in your body. Similarly, you have to make a balance in your exercise. अगर आप एक्सरसाइज भी करते हैं ना, बहुत ज़्यादा जिम कर लिया तो भी पेन्स आ जाएंगे। आपको जिमिंग भी करना है, आपको स्ट्रेचिंग भी करना है। यू हैव टू लिव लाइक अ छोटा बेबी। बीइंग अ लेडी, अगर मैंने जिम करना है तो मुझे स्टार्ट कैसे करना पड़ेगा कि थोड़ा सा हमने वार्म अप किया, देन स्टार्ट जिमिंग, आफ्टर फिनिशिंग जिमिंग से स्टॉप हो जाएगी कि हमें आगे स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी? कितनी जरूरी है जो जिमिंग है ना, इसके लिए आपको एक टारगेट्स बनाने हैं कि मुझे क्या क्या करना है। यू हैव टू डिफाइन, एंड वो हेल्दी होना चाहिए। इतना भी अनहेल्दी टारगेट नहीं बना लेना कि मैं एक ही दिन में 20 kgs लूज करूंगा, ऐसा कुछ नहीं हो पाता। द हेल्दी वेट लॉस प्लान इज 2 kgs a month। एक तो आपको 2 kg a month, हाँ, इससे ज्यादा आप ना करें तो ज्यादा बेटर है। बहुत ज्यादा आप करेंगे तो आपकी बॉडी पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा। धीरे धीरे करके बढ़ाना है, धीरे धीरे करके कम करना है एक्सरसाइज। एंड सेकेंडली, जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें आपको टाइम डिवाइड करना है कि जब मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ तो मेरे 15 मिनट वार्म अप के हैं। वार्म अप क्या है, कोई भी फास्ट मूवमेंट कर रहे हो वो वार्म अप है। और उसके बाद जब आप जिमिंग कर रहे हो उसमें आपके सेक्शंस हैं, जैसे कार्डियो सेक्शन है आपका हार्ट रेट के लिए, आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेक्शन है जिसमें आपकी पावर के लिए, स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए। तो उसी में आपको ऐड करना है बैलेंसिंग एंड ब्रीदिंग, जो लोग मिस कर जाते हैं। जिम में नहीं, आई थिंक होगी जिम में। आप देखिए, जिम बॉल के ऊपर कर सकते हो। एक छोटा ना मिनी पिलाटेस बॉल मिल जाता है, छोटे साइज का बॉल रहता है जो सब में घर में अवेलेबल रहता है। तो आप देखिए कि अगर मैं हाथों का कोई भी एक्सरसाइज कर रही हूँ तो लेग्स के बीच में बॉल होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, और अगर मैं लेग्स का कोई भी वर्कआउट कर रही हूँ तो हाथों में बॉल होल्ड कर सकते हैं। ये बैलेंसिंग, यस, बैलेंसिंग विल बी देयर विद द बॉल। इसीलिए बच्चों का सबसे पहला टॉय बैलेंस बॉल रहता है। उसके बाद जब आप सारे टाइप का वर्कआउट्स कर लिया तो लास्ट के आपने 10 to 15 मिनट स्ट्रेचिंग के देने हैं। जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप रेगुलर स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपको ना बैक पेन आएगा, ना इंडाइजेशन आएगा, ना इनफर्टिलिटी आएगी, जो कि बहुत कॉमनली आई थिंक मेरे जिमर्स में मैंने फोकस की है। वार्म अप, देन जिमिंग, देन स्टॉप। यस, मोस्ट कॉमनली पीपल स्किप इट आउट। अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो, इतना ओवर ऑक्यूपाइड हो, तो यू कैन गो टू अ फिजियोथेरेपिस्ट इन अ वीक और वहां पे पूरी बॉडी का उससे बोलो कि स्ट्रेचिंग करा देंगे तो इनफ है। अगर डॉक्टर करा रहा है तो वंस इन अ वीक भी बहुत इफेक्टिव रहेगा, बिकॉज दैट विल बी अ टोटल स्ट्रेचिंग सेशन एंड पूरा वो रिलीज वगैरह। ड्यूरेशन होती है स्ट्रेचिंग सेशन की मैम? स्ट्रेचिंग सेशन इज पर्सनल। आप देखिए कि डॉक्टर आपको, जो भी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हैं, वो आपको असेस करेंगे कहाँ पे बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ रही है, कहाँ पे आपकी हाथ लगाने पे दर्द आ रहा है। हमें हाथ लगाने पे दर्द पहले आता है और जो आपको हर समय फील होता है दर्द वो बाद में आता है। बहुत कॉमन जिमर्स का स्पेशली पॉइंट है, यहाँ पे दबा के देखो, इट विल बी वेरी हार्ड एंड पेनफुल। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत जो भी आपके पॉइंट्स असेस करके मैनुअल थेरेपीज होती हैं, जैसे कि IASTM, कपिंग थेरेपी, ये सब चीज़ों के साथ आपकी बॉडी को रिलैक्स और लूजन अप किया जाता है। आप जैसे एक रबर बैंड को इमेजिन करिए, अगर हम उसे पुल करते हैं तो वो लंबा हो जाता है। हाँ जी। बट रबर बैंड छोटा नहीं हो सकता। हमारी बॉडी में क्वालिटी है कि वो जब चाहो छोटी कर लो, जब चाहो बड़ी कर लो। अगर हम हमेशा ऐसे टाइट होके बैठेंगे, लैपटॉप पे बैठेंगे, तो हम छोटी कर लेंगे अपने सारे शोल्डर्स को। और अगर आप स्ट्रेचिंग्स करेंगे तो आप अगेन ब्रॉडन अप शोल्डर्स कर लेंगे, जिसकी वजह से आप ज़्यादा अच्छा ब्रीथ कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छा खुल के सांस ले पाओगे। तो सारी चीज़ें हमारी ब्रीदिंग और बैलेंसिंग और मूवमेंट के साथ अचीव की जा सकती हैं। अगर बात करें कि मैम आजकल आपको पता है लॉन्ग सिटिंग, जितनी भी जॉब्स हैं लॉन्ग सिटिंग है, तो ये लॉन्ग जो भी हम काफ़ी देर से बैठे हैं वो हमारे पोस्चर पे कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट देते हैं। तो इसके लिए आप
कैसे इसमें क्या कर सकते हैं, कि क्या टिप्स देना चाहेंगे? अब मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जैसे जब जिम करते हैं, योगा करते हैं, उससे फिजियोथेरेपी कैसे डिफरेंट है। जब आप जिम या योगा करेंगे ना, तो आप दोनों साइड का सेम वर्कआउट करते हैं, राइट। और ग्रुप क्लास में आपको वो करना ही पड़ता है, जिसमें आप नहीं भी कंफर्टेबल तो भी सब कर रहे हैं, तो आपको देख के करना आता है, ठीक है। बट फिजियोथेरेपी में क्या है, हम बॉडी को चेक करते हैं कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अब मैं हमेशा लेफ्ट लेग ऊपर रख के बैठती हूँ, तो आई विल गिव यू एन एक्सरसाइज जिसमें कि आप राइट लेग ऊपर करके बैठो। दिस इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज वी कैन गिव। ऐसे करके जोर लगाओ और छोड़ दो। तो ये अगर आपने एक्सरसाइज किया तो यू आर बैलेंसिंग योर सेल्फ कि ठीक है, मेरा लैपटॉप टेबल है वो राइट साइड पे मेरे को ज्यादा बेंड करना पड़ रहा है, यहाँ पे सामान मेरा ज्यादा पड़ा हुआ है, तो एज एन एक्सरसाइज गिव यू टर्निंग ऑन द ऑपोजिट साइड। तो इसमें कौन सा कब देना है, यही पोस्चर असेसमेंट होता है। इसमें हम चेक करते हैं आपके कान का लेवल, आपके शोल्डर का लेवल, आपकी पेल्विस का लेवल, आपकी नी जॉइंट का लेवल और आपके एंकल जॉइंट का लेवल। अगर ये सारे लेवल्स आपके बराबर हैं जब आप खड़े हो रहे हैं, देन इट इज बैलेंस्ड बॉडी। बट मोस्ट कॉमनली कई बार आपका कंधा ऊपर नीचे रहता है, कई बार आपके कान ऊपर नीचे रहते हैं, कई बार आपके हिप, कई बार हाथ, कोई ना कोई पार्ट जो भी है उसके अकॉर्डिंगली वी गेट टू नो कि जो डिस्टेंस कम हो रहा है दैट इज वर्क, उस पे वर्क करने की जरूरत है। उसको ओपनिंग का वर्क करना है, उस मसल को हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज देना है, अच्छा, ठीक है। और ऑपोजिट साइड को स्ट्रेंथनिंग। एक मसल इनहिबिट करता है तो दूसरा मसल ओवर यूज हो जाता है। जो भी मसल ओवर यूज होते हैं वो आपके टाइट मसल बन जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो छोटे मसल को लंबा करने के लिए कपिंग थेरेपी इज वन ऑफ द वेरी नाइस। मैंने अभी आपकी वीडियोस में ही देखी वो थेरेपी। क्या है वो थेरेपी? अब देखिए, अगर मैं आपको किसी को भी कहूंगी नेक का पेन है तो नेक का स्ट्रेच कर लो, जो कॉमनली ऐसे लोग सब करते हैं, बट हम कितनी देर करते हैं? अप्रोक्सीमेटली 20 सेकेंड्स। हाँ, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते आप। पर कपिंग में क्या है कि वी कैन गो फॉर द सेम स्ट्रेच, जिसमें कोई मेहनत नहीं, आपने ऐसे ही रहना है, यहाँ पे कप लगा दिया जाएगा और वो पुल करेगा, और उसे आप अप टू 10 मिनट्स भी रख सकते हो। तो कोई पेन ऐसे नहीं होगा कि स्ट्रेचिंग कप में वैक्यूम रहता है, वैक्यूम आपके अकॉर्डिंगली किया जाता है, थोड़ा सा वैक्यूम करना होता है, बहुत ज्यादा कर देंगे तो मसल फट जाएगा, पानी आ जाएगा बीच में से। तो उसको डॉक्टर को पता होता है कि कितना उसने उसमें वैक्यूम क्रिएट करना है। दैट वैक्यूम कैन बी केप्ट फॉर 20 मिनट्स 10 मिनट्स, अलग अलग एरियाज के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब जैसे नेक का एरिया सॉफ्ट एरिया तो हम इसे 5 मिनट्स के लिए कर दिया, ठीक है। तो 5 मिनट्स के लिए कपिंग कर दिया, तो उससे क्या होगा कि जब भी वो निकालोगे तो उसका एक तो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, रेडनेस आता है। सेकेंडली वो मसल का लेंथ लंबा हो जाता है। जो भी मसल लंबा रहेगा, अपनी नॉर्मल लेंथ पे रहेगा, वो आपको पेन नहीं करेगा। जो भी मसल शॉर्ट हो जाएगा तभी आपको वो पेन करेगा। अब कहाँ पे आपको पहले करना है, कहाँ पे बाद में करना है, दिस इज अ प्रॉपर ट्रेनिंग जो एक फिजियोथेरेपिस्ट को पता होता है कि प्रायोरिटी मसल कौन सा है। कई बारी क्या होता है कि अब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, कई बारी प्रोटेक्टिव इन्फ्लेमेशन होता है कि हमारी गर्दन आगे गिर ना जाए, तो भगवान ने यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कर दिया कि आप सीधे रहो, ठीक है। अब प्रोटेक्टिव इन्फ्लेमेशन को अगर पहले रिलीज कर दिया तो पेशेंट का पेन बढ़ जाएगा। और अगर आप एक सीक्वेंस में गए कि उसकी स्ट्रेंथनिंग भी कराया, और जिस सीक्वेंस में वो पेन लिम्फ नोड्स में ड्रेन हो जाता है। लिम्फ नोड्स क्या होती हैं? अब जैसे कि एक नाली में अगर आप जब वाइपर लगाते हैं, तो वाइपर अगर आपने नाली में नहीं ड्रेन किया, तो उस वाइपर लगाए का कोई फायदा नहीं, पानी इधर खड़ा है कि उधर खड़ा है। इसी तरह हमारी बॉडी के जो नालियां हैं बेसिकली दैट इज लिम्फ नोड्स। वो हमारी जैसे इंटरक्लेविकुलर होती हैं, यहाँ पे एक्सिलरी होती हैं, यहाँ पे इनग्वाइनल होती हैं यूरिन एरिया के आसपास, अलग अलग पॉप्युलिटियल होती है नी के पीछे। अच्छा, ये स्पेसिफिक आपके ड्रेनेज पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो भी आपको ट्रीटमेंट दिया, चाहे वो कपिंग रहेगा, चाहे मसाज रहेगा, कुछ भी, तो वहाँ पे खत्म वहीं पे करना होता है, जिसकी वजह से आपका वो मसाज करे का फायदा लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगा। अदरवाइज कई बार मसाज के बाद भी पेन बढ़ जाता है लोगों को, क्योंकि वो प्रॉपरली ड्रेन नहीं करते। तो एक जो कपिंग है इट्स फॉर नेक पेन, या किन किन पेन्स में आप कपिंग करते हैं? कि बैक पेन है तो कपिंग करवा सकते हैं? कपिंग जो है, एक तो मसल इलोंगेशन इसका फंक्शन है, तो जहाँ पे भी आपको पेन रह रहा है, चाहे वो बैक है, नेक है, काफ मसल्स हैं, यहाँ आपने बहुत ज्यादा जिमिंग कर ली, रनिंग कर ली, क्रैम्प्स पड़े हुए हैं, तो उस मसल को लंबा करने के लिए कपिंग यूज हो जाएगा। एक हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी यूज करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए भी कपिंग यूज होता है। यस। अब देखिए कि हमारे एब्डोमिनल एरिया एक ऐसा एरिया है जो स्पॉन्जी है,
हाँ जी। वो हमेशा अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेता है। आपके पास डेमो है इसका कोई? Yes, I can show you a pelvis model. Just have a look at this pelvis. ये आपके चूल्हे की हड्डी, ये जो थोड़ा above करके, pelvis जो है जॉइंट, ये बैक साइड व्यू है। अच्छा जो जी। कॉक्सिक्स की हड्डी यहाँ से हम रेक्टम होता है, ये वाली ओपनिंग से पॉटी करते हैं बेसिकली, और ये वाला जो है सैक्रल एरिया, और ये हमारा फ्रंट व्यू है। ठीक है, ये एक फीमेल पेल्विस है। इसके अंदर यहाँ पे ओवरीज रहती हैं। ठीक है, ये जो यूट्रस है सेंटर में, और ये साइड वाली जो है दैट इज ओवरीज, और ये जो ओपनिंग है इसी के ऊपर हमारा इंटेस्टाइन प्लेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पेट प्लेस्ड है। अब देखिए कि किसी का भी अगर कोई भी तरह का टेढ़ापन है, मैं ऐसे करके बैठ रही हूँ सपोज, तो क्या होगा, ये इस तरह से टेढ़ापन आना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी। जब पेल्विस आपका टेढ़ा हो गया तो आपके पेट पे प्रेशर पड़ रहा है, इस हड्डी का, ये ऊपर को जा रही है। तो जब पेट की हड्डी का प्रेशर पड़ रहा है, मोस्ट कॉमनली लोग राइट साइड का पेल्विस ऊपर होता है, बहुत लोगों का। अच्छा जब जी। हम काफी सालों से देख रहे हैं, मोस्ट रिसर्च है। हाँ, जो राइट साइड का पेल्विस ऊपर जाने की वजह से क्या रहेगा, इधर रहता है लिवर, हाँ जी, और इस तरफ रहता है स्टमक। तो उनको खाने के 2 घंटे के बाद गैस होना स्टार्ट हो जाता है। तो फैटी लिवर एंड ऑल ये भी। यस, अभी हमारे पास एक रिसेंट पेशेंट अभी ठीक होके गए हैं जिनका फैटी लिवर ठीक हो गया आफ्टर एक्सरसाइज विद फिजियोथेरेपी। और ये बाई चांस की बात है कि उन्होंने सीबीसी ब्लड काउंट्स वगैरह कराए हुए थे। मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया था, बट शी वेंट टू अगेन गो फॉर टेस्टिंग एंड ऑल, और हमने नोटिस किया वो कि फैटी लिवर कहते हैं कि मैं कितने सालों से टेस्ट करा रही हूँ, ग्रेड 1 आता ही आता है। फर्स्ट टाइम हुआ है कि आफ्टर माई बैलेंसिंग एंड आफ्टर माई एक्सरसाइजेस कि मेरा वो फैटी लिवर नहीं आया। दैट्स ग्रेट मैम, ये तो बड़ी कॉमन, फैटी लिवर भी बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। फैटी लिवर भी कई बार ट्रू फैटी लिवर होता है और कई बार आपका पॉस्चरल होता है। अगर आपका ये पेल्विस ऊपर चढ़ गया तो क्या होगा, आपका लिवर की स्पेस कम हो गई और इस तरफ के ऑर्गन सिस्टम में स्पेस बढ़ गई। जब भी एक जगह पे स्पेस कम और ज्यादा हो जाती है तो हमारे को गैस होना स्टार्ट हो जाता है, एसिडिटी। और वो एसिडिटी ही है, अगर वो पीछे की तरफ जाएगी तो यहाँ पे स्पाइन रहता है जो डिस्प्रोलैप्स कर देगी। वही एसिडिटी आगे की तरफ जाएगी तो लोगों का सिर्फ पेट ही मोटा होता है, बाकी बॉडी नहीं मोटी होती। और वही एसिडिटी नीचे की तरफ जाएगी तो इनफर्टिलिटी इश्यूज या पीरियड्स का पेन बहुत कॉमन। और वही गैस अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो लंग्स होते हैं ऊपर, लंग्स के साथ सांस आपका कम आना स्टार्ट हो जाएगा और आपको ब्रेथलेसनेस ऑन वॉकिंग सिम्टम आएगा। पौड़ियां चढ़ते ही डिसबैलेंस कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। यस, योर बॉडी बैलेंस इज बेसिकली आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबॉडी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो। ओल्ड एज में प्रॉब्लम ज्यादा क्यों आती हैं, गैस की, कॉन्स्टिपेशन की, क्यों? इसका बहुत बड़ा एक रीजन है कि उनका पेट के मसल्स वीक हो जाते हैं। और पेट, मैंने आपको बताया कि आप जब भी हाथ, पैर, लात कुछ भी ज्यादा यूज करते हो तो पेट ही काम करता है। और पेट के नीचे क्या है, ऑर्गन सिस्टम। हाँ। जब भी आपका ऑर्गन सिस्टम का इम्बैलेंस आ गया, पेल्विस का इम्बैलेंस आ गया, तो क्या होगा, आपकी देखिए जमीन तो उसी लेवल पे रहेगा। हाँ। ठीक है, बट हमारा एक लात हो गया लंबा और एक लात हो गया छोटा, तो कैसे बॉडी एडजस्ट करेगी? नी जॉइंट की स्पेस कम करके ही करेगी ना। तो आप नी का एक्सरे करा लेते हैं, नी की पेन का इलाज करा लेते हैं, बट आप बैलेंस तो नहीं कराते ना कि रूट उसके क्या कारण थे, कॉजेस पे नहीं गए। आप ये देखिए कि जब भी हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स कुछ भी कर रहे हैं ना, बेसिकली हम एक तरह से सिम्टम को ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, अगर सोज है तो वो सोज कम करने वाली दवाई खा लेते हैं, बीपी हाई है तो बीपी कम करने वाली दवाई खा लेते हैं, बट वो दवाई सारी जिंदगी चलती रहती है। बिल्कुल। मेडिसिन एक्चुअली तो मूवमेंट है। अगर आपने मूवमेंट करके वो जॉइंट ही ठीक कर दिया, आपने वो प्रॉब्लम ही ठीक कर दी, तो आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगा ना। पॉसिबिलिटी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज पॉसिबल। अभी तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने कैंसर तक रिवर्स किया अपने लाइफस्टाइल चेंजेस, खाने पीने में चेंजेस चेंज करके और एक्सरसाइजेस को ऐड करके। 30 मिनट्स का एक एक्सरसाइज प्लान एवरीबडी शुड फॉलो। हर बंदे को 30 मिनट्स एक्सरसाइज करना चाहिए डेली। कोई भी योगा हो, घास में चलना मेरे को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है। नंगे पाँव अगर आप घास में चलते हैं तो आपकी अर्थ का बेसिकली 0 वोल्टेज होता है, हमारे सारे आयंस को बैलेंस करती है अर्थ। और उसी अर्थ से जिससे हम बने हैं, हम उसी अर्थ को भूल चुके हैं। हम सारा टाइम सीमेंटेड एरिया में जा रहे हैं, सारा टाइम हम जहाँ पे भी वॉक कर रहे हैं वो एक आर्टिफिशियल फ्लोरिंग कर रखा है हर जगह पे। जब तक आप अपने रूट घास के पास नहीं जाएंगे ना, तब तक आपका एनर्जी बैलेंस नहीं आएगा। एंड दैट इज टाइम हमें वॉकिंग करनी चाहिए, बेयर फुट
करनी चाहिए? आप देख के करके देखिए, अगर आप 30 मिनट्स में वॉक कर लेते हैं तो आपको उसी में सारे चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं ग्रास के ऊपर। यस 30 मिनट्स नंगे पाँव। आपको 1 to 1.5 मंथ आप वॉक करिए और अपनी सारी बॉडी चेंजेस को देखिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके पैरों में ऑक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी रहते हैं। हाँ तो उसमें आपके हार्ट, लंग, लिवर, किडनी सबके पॉइंट्स भी प्रेस होते हैं। आपके पैरों में टच सेंसेशन के सेंसरी इनपुट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके पैर, वो जो भुर रही थी हड्डियां, वो सॉरी जो आप जाते हो बार बार पेडिक्योर कराने, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो पैर है उसमें ब्लड फ्लो आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो। वो जब आपको घास कहीं से टच कर रहा है, कहीं से नहीं टच कर रहा, तो आपको टच, पेन, टेम्परेचर, ऐसे सेंसेस आपके ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं। तो आप कहना चाहोगे कि इतना जरूरी है घास के ऊपर चलना, जो कि हम आजकल नॉर्मल अवॉइड ही करते हैं। तो अपनी मिट्टी, अपना देश क्यों नहीं याद रखना है, टच विद दैट। तो मैम बच्चों के लिए भी जरूरी है। अगर हम बच्चों के ऊपर बात करें तो बच्चों के पोस्चर्स आप अगर देखें तो कहीं ना कहीं उनके अलाइनमेंट भी डिसबैलेंस है। तो बीइंग अ मदर या बीइंग अ पेरेंट, मैं क्या उनके पोस्चर को करेक्ट करने में क्या हेल्प कर सकती हूँ उनको? देखिए, आजकल ना बच्चों के ऊपर भी बहुत स्ट्रेस है। आप ये ना सोचिए कि सिर्फ आप ही स्ट्रेस में हैं। बिल्कुल। बहुत कॉमनली बच्चों के कुब निकल रहे हैं, एक साइड पे टेढ़ा हो रहा है, ठीक है। आई साइट का नंबर बहुत कॉमन, छोटे छोटे बच्चों को स्पेक्टिकल्स प्रॉब्लम आ गए। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिपेशन का कॉज पेट है, वैसे ही बहुत सारे, द गट हेल्थ एक बुक बहुत कॉमन पढ़ा आप देखोगे, उसमें भी हमने देखा है कि पेट बहुत सारे रीजंस। एक तो बच्चे आजकल फास्ट फूड बहुत खाते हैं, जितना फास्ट फूड खाएंगे उतना वो न्यूट्रिशन से दूर जाएंगे। तो आपको बच्चे को अगर देना भी है तो यू हैव टू गिव अ टारगेट कि आप अगर 30 डेज एक्सरसाइज करेंगे तो 31st डे पे आपको आपकी पसंद का कुछ भी ले खा सकते हो। अच्छा। तो यहाँ कुछ ना कुछ वीकली या 15 डेज, जैसे जैसे बच्चा मानता है। अब जैसे बच्चा अगर पढ़ता नहीं तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि स्कूल ही मत जाओ, ऑब्वियसली। इसी तरह से अगर हम एक्सरसाइज कर नहीं सकते तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप एक्सरसाइज ही मत करो। कई लोग, हमें थोड़ा सा बैक पेन होता है तो भी कह देते हैं ना कि चलो जी एक्सरसाइज मत करो, बेड रेस्ट कर लो, बच्चे को भी बेड रेस्ट करा दो। बच्चे के लिए भी मूवमेंट मेडिसिन है, जितना वो आसानी से कर सके। पढ़ाई भी इसी तरह से कराइए जितना वो आसानी से कर सके, धीरे धीरे करके उसे बढ़ाना है। एक्सरसाइज को भी ऐसे ही धीरे धीरे करके बढ़ाना है। इट इज वेरी सिमिलर। एक बच्चे के लिए क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए एक्सरसाइज की, और बच्चों के लिए सूटेबल टाइम है? मॉर्निंग या इवनिंग या एनी टाइम? बच्चों के लिए हमारे नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा रहता है, और बच्चे की भी हमें एक असेसमेंट करनी पड़ती है। कई बार होते हैं हाइपर एक्टिव चाइल्ड होता है बच्चा, इट्स ADHD। तो इसके बारे में भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे मैम। पहले आप ये बताएं, देन आई विल आस्क। एक तो मैंने अभी रिसेंटली एक स्कूल में कैंप्स लगाया था। आई सॉ 80 क्लाइंट्स, जो 80 स्टूडेंट्स को मैंने देखा था। तो 80 में से अप्रोक्सीमेटली 80% बच्चे ऐसे थे जिनके अंदर नहीं ADHD के नहीं, जिनके अंदर स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आई साइट की प्रॉब्लम्स, पोस्चर की प्रॉब्लम्स, काइफोसिस, स्कोलियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, जिसके अंदर क्या है कि ऐसे टेढ़ापन आ जाता है, एक शोल्डर ऊपर एक नीचे, और आपकी स्पाइन S शेप की बन जाती है। अच्छा। और कई बच्चों में जब वो पैर को छूते हैं तो उनका एक साइड बाहर को निकला होता है, तो काइफोटिक हो गया, जैसे कुब निकल गया बच्चों का, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत कॉमनली देखी जा रही हैं बच्चों में। एक लात पे खड़े होने का स्टेमिना नहीं। मैंने उनको बोला कि ट्री पोज करके दिखाओ योगा का, तो काफी सारे बच्चे फॉल हो रहे हैं। कोई भी बच्चा नहीं था कि मतलब जो प्रोलॉन्ग 2 मिनट के लिए खड़ा हो सकता है। स्टेमिना नहीं है क्योंकि एब्डोमिनल मसल्स का। तो बच्चों में हमें ये ध्यान देना है कि उनको कोई ना कोई बैलेंसिंग एक्सरसाइज, उनको कोई ना कोई प्ले टाइम, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्ले टाइम हो, जैसे कि फुटबॉल में लेके जाओ या कोई बैडमिंटन प्ले करो, जिसमें उसकी मूवमेंट विद कार्डियो अपने आप हो रहा है, स्ट्रेंथ बिल्डिंग भी हो रहा है, कार्डियो भी हो रहा है, वॉकिंग भी हो रहा है, घास के साथ कॉन्टैक्ट भी हो रहा है। 1 ही घंटा है बच्चे के पास, उसे अच्छे से यूटिलाइज करना है। 1 घंटे में हमें पर्टिकुलर एक ही गेम हम करवाएं कि 15 मिनट्स का कोई इस तरह वे में चलें? बच्चों में दे लव चेंज। आप देखिए कि बच्चे चेंज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसी करके वो किसी को भी माफ भी कर देते हैं, वो किसी में ग्रजेस नहीं रखते, उनको सभी लोग अच्छे लगते हैं। तो चेंज जब तक आप एक्सेप्ट कर सकते हो, आप यंग रहते हो, और यही बच्चे की खूबसूरती है कि वो चेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। आपको भी बच्चे को थोड़ा थोड़ा चेंज देना है। अगर आप कोई फुटबॉल में लेके जा रहे हो, जैसे यहाँ उसको कुछ दिन के लिए फुटबॉल कराया, एक दिन बीच में योगा करा दिया, एक दिन बीच में आपने उसे कहीं घूमने के लिए ले गए। वीकली में वीक प्लान बता रही हूँ। वीक में हमने अगर 7 डेज रहते हैं तो 7 डेज में आपने 3 to 4 डेज अगर आपने फुटबॉल एक्सरसाइज करा दिया, तो एक दिन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस का कराओ, एक दिन आप उसे सिर्फ बोलो कि चलो रनिंग पे ही चलते हैं,
ठीक है। तो अच्छा। इस तरह से जब बच्चे को थोड़ा थोड़ा चेंजिंग मिलता रहेगा तो उसका माइंड भी चेंज को और एक्सेप्ट करता रहेगा। ओल्ड एज में पेन्स इसलिए भी आते हैं क्योंकि हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम मेरा ही सराहना है, मेरी साइड है, मैं यथी सोऊंगा, यथी खाऊंगा, पर्टिकुलर हो जाते हैं। हाँ, तो पर्टिकुलर जब भी आप हो जाएंगे तो ओल्ड एज आ जाएगा। और जब आप चेंज को एक्सेप्ट जब तक कर रहे हैं तब तक आपको ओल्ड एज नहीं आएगा। तो ये तो हम सबको भी चाहिए कि हम कुछ ना कुछ चेंजिंग एक्सरसाइजेस में भी चेंजेस करते रहें, आपकी मोबिलिटी में, आपके इंटरेस्ट्स में। और बच्चों के लिए स्पेसिफिकली अगर बात करें तो मेमोरी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसके बारे में कैसी एक्सरसाइज वो हैं जिससे हम, ये प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है। हाँ, कई लोग कहते हैं कि मेरे बच्चे को याद नहीं होता, पढ़ता है वो याद नहीं होता। आप देखिए कि मेमोरी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस के लिए एक तो सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज तो आपने करा दिया, 1 घंटे का वो टाइम है। उसके अलावा आप उसे ना कोई भी, आपके वो ज़्यादा टॉयज कलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। घर पे चम्मच, कोली, वो ग्लास होता ही है, हाँ जी। आपने उसे रखा, एक चम्मच को, एक कटोरी को और एक ग्लास को। हाँ तो जी। आपने उसे नंबरिंग दे दिया कि मैंने नंबर 1 था चम्मच, नंबर 2 था कटोरी, नंबर 3 था ग्लास। तो आपने रैंडमली पूछा, बताइए 3 क्या था, 3 2 1 क्या था, सीक्वेंस 1 2 3 सीक्वेंस क्या था। ठीक है, तो बच्चा खुद बताएगा कि पहला नंबर क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा। ऐसे 2 या 3 चीज़ों से स्टार्ट करिए। आप चाहें तो कोई भी 3 नाम दे दिए। घर के किसी पास कुछ ऐसा है जो आप शो कर सकते हैं कि यस, इस तरह की गेम्स हम करवा सकें। अब जैसे बच्चों का माइंड कलर्स को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है, तभी आप देखिए कार्टून्स हमेशा डिफरेंट कलर्स के रहते हैं। बिल्कुल। तो हम बच्चों की एक्सरसाइजेस में कलर्स ऐड करते हैं, राइट। जैसे कि ये कलर्स, अलग अलग कलर्स हैं, देखिए, येलो, ब्लू, ऑरेंज, ठीक है, और ये आ गया रेड। ठीक है, तो हमने एक तो माइंड को एक्टिवेट करने के लिए डिफरेंट कलर्स दे दिए। तो मैंने रैंडम इंस्ट्रक्शन दिया, टच येलो, टच रेड, टच ब्लू, बॉल के साथ वी कैन प्ले दिस। यस, वी कैन प्ले विद द बॉल। ठीक है, फिर उसके बाद हम बॉल के साथ अगर हम कैच करा रहे हैं, ऐसे बेटा कैच करो, तो बैलेंस, आपको फोकस आ जाएगा कि इसी बॉल को ऐसे करके ऐसे ही पकड़ना है। अगर ये गिर गया तो मेरा फोकस हिल जाएगा। ठीक है, तो हमें फोकस बढ़ाने के लिए यू हैव टू गो फॉर सम कैच एंड कैच। और कितनी इजी एक्सरसाइज, अप्रोचेबल, घर पे ही बच्चा एंजॉय करता है। हाँ। बच्चे की जो भी एक्सरसाइज प्लान रहता है वो बच्चे की एंजॉयमेंट के लिए, उसको एक्टिवेशन के लिए, ना कि उसको डीएक्टिवेशन के लिए। नहीं, मैं नहीं करूंगा। पढ़ाई को आपने डराना नहीं है। आपको जब भी बच्चे को पढ़ाना है तो उसे बोलना है आज तो बहुत एक्साइटिंग पढ़ाई करने वाले हम, वाओ आज तो मजा आ जाएगा, आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, एक न्यू लेसन पढ़ेंगे हम। तो बच्चा एक्सेप्ट कर लेगा। बट अगर आप कहेंगे पढ़ के जाना है घर से, अगर नहीं पढ़े तो मैं लेके नहीं जाऊंगी, तो उसको लगेगा कि ये तो सजा है। हाँ, पनिशमेंट फील करेगा। तो बच्चे को कभी भी आपने जब भी बच्चे से बात करना है तो उसको मेक हिम फील लाइक कि वो उस चीज को एंजॉय कर रहा है। एंड ऑलवेज गिव चिल्ड्रन 2 चॉइसेस। अगर आपको बच्चा खाना नहीं खाता है तो आपको हमेशा 2 चॉइस देनी है, बेटे दाल के साथ रोटी खाओगे कि सब्जी के साथ रोटी खाओगे। अगर आप ऑप्शन ही 2 दे रहे हो और दोनों ही हेल्दी ऑप्शंस दे रहे हो तो बच्चे को लगेगा आई एम चूजिंग इट। तो वो आपके अकॉर्डिंगली आपका काम भी सॉल्व हो गया और उसका भी काम सॉल्व हो गया। वो आप अपने हिसाब से चीज चूज कर लेगा। बट अगर आपने ऑप्शन नहीं दिया, क्या खाओगे बोल दिया, तो उसे बर्गर ही नजर आएंगे, बिकॉज ऑल द टाइम बर्गर किंग दिख रहा है उसे। अच्छा टिप दिया, कभी कोई और चीज दिख रहा है उसे। सही बात। बीइंग अ मदर की हमें ऑप्शंस रखनी चाहिए। यस, तो बच्चा जो भी चूज करेगा वो हेल्दी ही होगा उसके लिए। जब भी आप इसी तरह से एक्सरसाइजेस भी करते हैं ना, हम बच्चों का अगर कोई केस आ जाता है एडीएचडी का स्पेशली, हाँ, इसके ऊपर एडीएचडी के बच्चों में प्रॉब्लम क्या है मैम? ये एडीएचडी की अगर हम बात करें कि क्या होती है प्रॉब्लम, कितने लोग आज बहुत कम लोग अवेयर हैं? बहुत सारे लोगों में है, हो सकता है हम सब में भी डिटेक्ट हो जाए कभी ना कभी। अच्छा जी। ऐसी चीज है एडीएचडी जिसके अंदर आपका फोकस एक जगह पे नहीं रहता, 100 जगहों पे, कभी इधर कभी उधर, यू हैव सो मच। और एडीएचडी के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ये वहम है कि वो इंटेलिजेंट नहीं होते, बहुत दिमाग वाले बच्चे होते हैं। और ये चाहें तो कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि इनका फोकस ऐसा होता है कि मैं ये सोच लिया कि मैंने ये करना है तो वो करके ही हटेंगे, चाहे कुछ भी आ जाए। ठीक है, बस इनको यही कंट्रोल नहीं होता कि कितना करना है कोई काम। हमेशा जंपिंग मोड पे रहते हैं। हाँ? ज्यादातर इनको चेंज, बहुत जल्दी चेंज चाहिए। क्या सिम्टम्स हैं एक कि ये बच्चे में एडीएचडी, हम प्रॉब्लम तो नहीं बोलेंगे इसको, कि ये इश्यू हो सकता है इसमें? एडीएचडी को अगर आपने पहचानना है तो उस बच्चे में आप देखेंगे कि वो फोकस नहीं होगा, वो हिलता रहेगा। आप पढ़ाई करने के लिए बैठे आएंगे तो उसके हाथ हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं, वो जंप कर रहा है। तो अगर ऐसे बच्चे को आपने एक अच्छी डायरेक्शन देनी है तो यू हैव टू ट्रिक हिम। आपको एक तो सबसे पहले चॉइसफुल डिसीजंस, उसको हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि वो जो कर रहा है हम उसके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, ना कि हमारे अकॉर्डिंग वो कर रहे हैं। हम इम्पोज्ड कर रहे हैं। यू हैव टू गिव देम चॉइसेस इन एनीथिंग।
कोई भी चीज, अगर आपको 2 ऑप्शन तो देना ही पड़ेगा, अच्छा ठीक है, जी। कि ब्लैक पैंट डालना है कि रेड पैंट, ठीक हर है, कंडीशन में, हाँ, चाहे वो उसको खाने ये के फील लिए- आना चाहिए कि ये मेरा डिसीजन है। अगर उसका डिसीजन उसे लगेगा तो वो पढ़ ले। आप ये बोलो ना इंग्लिश पढ़ोगे कि साइंस पढ़ोगे, अच्छा ये क्यों जी। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं। गिव देम चॉइसेस लाइक दैट। एंड सेकेंडली, इनके टीचर्स को भी एक चाहिए कि आपको जब भी ADHD वाले बच्चे को डील करना है तो उस बच्चे के साथ आपको मूवमेंट डील करना है। हम 10 मिनट के लिए मैथ्स पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश पढ़ेंगे 10 मिनट के लिए, फिर हिंदी पढ़ेंगे। तो उससे क्या है, वो एक एक टॉपिक पढ़ लेगा अलग अलग चीज़ों का। बट अगर आप उसे कहो 1 घंटे के लिए एक ही चीज़ पढ़नी है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से करके टाइमिंग इंक्रीज करना है। पर स्कूल में तो आई थिंक ये मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। स्कूल में डिफिकल्ट है, बट जैसे आप होम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे इस तरह करके धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाना है। 10 मिनट से आपको 20 मिनट्स करना है, 20 मिनट से आपको 1 आवर करना है। अगर आप डायरेक्टली उस बच्चे पे 1 आवर जंप करेंगे तो वो कई बार क्लास में नहीं पढ़ता है। ही इज ऑलवेज गॉसिपिंग और मूविंग हियर एंड देयर और क्रिएटिंग फस इन द क्लास। तो उन बच्चों के लिए मूवमेंट के साथ पढ़ाई करानी है। आप 10 पुशअप्स करो, फिर हम ये ये पढ़ाई करते हैं। अच्छा, या ये आप भी ठीक है ऐसे ना? करके उसको, क्योंकि उसके अंदर Excitement, एनर्जी बहुत ज्यादा है। हाँ। अगर आप उसकी इतनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन नहीं देंगे तो वो रॉन्ग डायरेक्शन खुद से चूज कर लेगा। तो You have to make ये them- रीजंस होते हैं कि क्लास मैनेजमेंट में जो ADHD बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। Yes, अगर बेटर है कि बीइंग अ टीचर हम उनकी एनर्जी चैनलाइज करें ना राइट वे, उनको फोकस की जरूरत है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि चलो एज चैलेंज करते हैं, आप 30 सेकंड के लिए चुप करके बैठ सकते हो कि नहीं, तो वो बैठ जाएंगे। अच्छा, बट अगर आप उसे बोलोगे कि चुप करके बैठो, नहीं तो वो नहीं बैठेगा। बैठेगा। उस चैलेंज, ही वो एक्सेप्ट्स द challenge। चैलेंज। तो ADHD वाले को जब हम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट भी हमारे पास आते हैं, पेशेंट्स के तौर पे कई बार मदर्स लेके आती हैं, तो हम उनकी एक्सरसाइजेस में वेरिएशंस लेके आते हैं। हम उनके पहले, जैसे अगर बैलेंस नहीं है तो पहले बैलेंसिंग एक्सरसाइज कराया, फिर उनको कोऑर्डिनेशन का एक्सरसाइज जिसमें अल्टरनेटिव मूवमेंट्स का एक्सरसाइज कराया, फिर उनको हमने डिफरेंट कलर्स के साथ, जैसे कैच करते हुए हमने बोला कि कैच करते करते आपने एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है। अच्छा, तो उनको अचीवमेंट फील होता है कि हाँ मैंने कर लिया, ठीक है। इट शुड बी लाइक अचीवमेंट ऑलवेज। कोई भी चीज़ आपको बच्चे को बोलना है, बच्चे के साथ बात करने का तरीका ही ये है कि उसको लगे कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ करा रहे हैं। एक्साइटमेंट होना चाहिए। अगर आप उसे ट्रीट ही ऐसे करोगे कि तुम पढ़े नहीं ना तो मैं लेके नहीं जाऊंगा, तो उसे लगेगा कि ये प्रॉब्लम है। कंडीशन एंड इम्पोज नहीं कर सकते हम बच्चे के उनको ऊपर। बल्कि ऐसा बोलो कि अगर तुम मेरे साथ आज पढ़ लिए ना तो मैं आपको एक न्यू बुक लेके दूंगी, रेड वाली बुक लेके दूंगी कि ऑरेंज वाली, आपकी चॉइस की बुक लेके दूंगी। अच्छा, मतलब वेरी नाइस टिप्स फॉर पेरेंट मैम। ये प्रॉब्लम बहुत आजकल के बच्चों में तो है, ADHD, दे आर एक्साइटेड ऑलवेज, यू नो, जंपिंग मूड एंड ऑल। तो हम बच्चे को एक ऑप्शंस देते रहें जिससे हम इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं। यस, एंड गिव देम कलरफुल बुक्स टू रीड, और जिसमें रीडिंग मटेरियल थोड़ा हो और पिक्चर्स ज्यादा हो, ताकि वो कलर्स को एक्सेप्ट करेगा, ब्रेन एक्टिवेट होगा। और थोड़ा पढ़ना होगा तो वो बहुत जल्दी, मैंने एक बुक पूरा पढ़ लिया मम्मा, आई वांट वन बर्डन नहीं रहेगा ना, उसके लिए बर्डन नहीं रहेगा। उन बच्चों की चाबी थोड़ी सी धीरे धीरे करके बढ़ानी होती है। और जैसे हम नॉर्मल बच्चे को आप ज्यादा भी पढ़ा दो, कम भी पढ़ा दो, या सिर्फ इंस्ट्रक्शंस भी दे दो वो कर लेता है। बट ADHD पीपल नीड टाइम, दे नीड साइकोलॉजिकली, उनको फील, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए उनको कोई ना कोई चाहिए बताने के लिए कि आई एम विद यू, कोई बात नहीं, आपके नहीं मार्क्स आए फिर भी आई विल टेक केयर ऑफ यू। तो जब उसके मन में आ जाएगा कि मेरी मदर हमेशा मेरे साथ में है, देन ही विल गो अलॉन्ग विद यू। तो मम्मा को खुश करने के लिए पढ़ना है, उसके करके वो अपने आप इमोशनली पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, उनको कहना नहीं पड़ता है फिर। ये इफेक्टफुल है, मतलब ये होता ही है कि अगर आप इमोशनली कनेक्टिविटी, एक अच्छा बॉन्ड बना लेते तो बच्चे अपने आप ही आपको पॉजिटिव रिस्पांस देने लग जाएंगे। एंड सेकेंडली, बच्चों में स्पेशली डाइट की अगर हम बात करें ना, तो इसका भी रोल होता है एक्सरसाइज के साथ साथ। अगर आप एक्सरसाइज कुछ भी करा रहे हैं तो उसमें देखिए उसका एनर्जी लेवल्स और ज्यादा मूवमेंट में आ रहा है, तो आपको ऐसे बच्चों को स्टेबिलिटी वाली कोई एक्सरसाइज और माइंड की स्टेबिलिटी वाले फूड्स, जैसे कि शुगर नहीं खाना चाहिए। शुगर के साथ नॉर्मल बच्चों को भी कम खाना चाहिए, पर ADHD वाले को तो शाम के 6 बजे के बाद तो बिल्कुल भी शुगर नहीं देना है, नहीं तो वो यूरिनेट करेगा। बहुत कॉमनली होता है कि शुगर हमारी, आप देखिए खुद भी, हम जब हमें फास्टिंग करते हैं, हम कुछ मीठा खा लेते हैं थोड़ी देर, तो हमारा को बड़ा अच्छा लगता है कि चलो कोई बात नहीं, फास्टिंग पूरे दिन किया था तो बैलेंस हो गया। इसी तरह से शुगर गिव्स यू मोर एनर्जी, और उनमें जिनमें ऑलरेडी बहुत है एनर्जी है, उनको तो शुगर के साथ फिर
वो Double energy कंट्रोल ही नहीं कर चाहिए। पाएंगे। इसी तरह यूरिन का कंट्रोल नहीं कर पाते, कई बारी माइंड का कंट्रोल नहीं कर पाते, बॉडी का कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर आप उनका चीनी कम कर दें बच्चों का जो ज़्यादा ओवर एक्टिव हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि उनका फोकस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो शुगरी डाइट्स कम करके और एनर्जीफुल डाइट्स जैसे कि ओमेगा हो गया, फ्लेक्स सीड्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, आलमंड मिल्क हो गया, इस तरह की कोई चीज़ उनको ऐड करनी है उनकी डाइट में। बट कई बार बच्चे सुनते नहीं हैं, तो यू ऐड इट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। जैसे कि आपका बच्चा नहीं खा रहा है तो आप जो चीज़ खाता है उसी के अंदर पीस के डाल दो। जैसे कि ड्राई फ्रूट नहीं खा रहा है तो मैं उसको हाँ, कहीं ना कहीं ग्राइंड करके आप उसको दूध में डाल दो या कोई इसकी सब्जी में स्प्रिंकल करके दे दो, तो वो खा लेगा। उसको इतना फील मत कराओ कि मैं स्पेशली तुम्हारे लिए लाया हूँ। उसको लेट हिम टेक इट एज इट इज, एंड वंस ही इज टेकिंग द गुड न्यूट्रिशन, तो वो धीरे धीरे आपकी बात ऑटोमेटिकली सुनना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि डाइट भी एक रोल प्ले करती है। हाँ, बट डाइट को भी आप ADHD वाले के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ, तो यू हैव टू मेक हिम ईट इन द वे ही इज ईटिंग। उसे रोटी खाना पसंद है तो रोटी में डाल के दे दो। अच्छा, तो ये हमने स्मार्ट बनना है। Yes. बीइंग अ मदर वी नीड टू गो फॉर सम चेंजेस, क्योंकि ADHD वाले बच्चे को जरा सा भी ऐसा लगा कि आप उससे जबरदस्ती करा रहे हो तो वो काम वो नहीं करता है। कितने % केसेस आते हैं आपके पास ADHD के? हैं बच्चे ADHD के हैं बट अवेयरनेस इज वेरी लेस। तो ADHD के कम बच्चे आते हैं, सेरिब्रल पैल्सी के मेरे पास ज्यादा बच्चे आते हैं। वो क्या प्रॉब्लम है? सेरिब्रल पैल्सी होती है जो बचपन से बच्चा माइलस्टोन्स अचीव नहीं करता है। जैसे कि वो टाइम पे चलना नहीं शुरू हुआ, चलना नहीं शुरू हुआ, माइंड रिलैक्सेशन, जैसे बच्चा टाइम पे बोला नहीं, टाइम पे चलना स्टार्ट नहीं हुआ, वो 3 महीने का भी हो गया तो भी वो कुछ आ बाबा भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। ऐसे 1 ईयर का हो गया तो कोई वर्ड नहीं बोल रहा। आप देखिए कि अगर 1 ईयर का हो गया, चलना स्टार्ट नहीं हो रहा, गोडे मुड़ रहे हैं, अंदर की तरफ मुड़ रहे हैं, जैसे W ये शेप में। ये भी मिथ है कि बच्चों को W शेप में बैठना चाहिए कि नहीं? देखो, कोई भी W फॉर्म में ज्यादा बैठेगा तो उसका डेवलपमेंट सही नहीं होगा। उसमें क्या होगा, माइंड डेवलपमेंट और बॉडी डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि ये बच्चे ग्रोइंग स्टेज में हैं तो हमारा पेल्विस का एंगल्स चेंज हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के अगर एंगल्स चेंज हो गए तो पेल्विस चेंज हो गया तो सारी बॉडी चेंज हो जाती है। तो अगर हम देखें कि नॉक नीज का प्रॉब्लम, बहुत फीमेल्स जो इवन सिटिंग जॉब वाले हैं, इस तरह से बैठने से भी अगर आप बहुत ज्यादा देर रेगुलरली ऐसे बैठते हैं तो नॉक नीज डेवलप करते हैं। अच्छा, तो आपको W सिटिंग हो गया, ये कोई भी एंगल नी का एक जैसा करके आपने बहुत देर के लिए रख लिया। नी का क्या, किसी भी जॉइंट का, अगर मैं नेक को भी ऐसे करके रख लूंगी बहुत ज्यादा देर तो नेक टेढ़ा हो जाता है। बिल्कुल। इसी तरह अगर आप W सिटिंग में ज्यादा बैठेंगे तो बच्चे का यूरिनरी ओपनिंग छोटी हो जाती है। अच्छा, और ऐसे बच्चों को फिर कोई ना कोई फ्यूचर में प्रोस्टेट इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर लेग्स ब्रॉड करके रखते हैं तो आपको बैक पेन ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो सही पोस्चर क्या रहेगा? ऐसे भी नहीं ज्यादा करना, ऐसे भी नहीं ज्यादा करना। आपको कुछ भी, जो भी मूवमेंट इज द मेडिसिन। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को ऐसे करके अच्छा लग रहा है, हाँ, तो आप थोड़ी देर के लिए ऐसे भी कर लो ना, ऑपोजिट साइड भी कर लो। अगर आप W सिटिंग में थोड़ी देर बैठना चाहता है बच्चा तो उसको ओपन लेग्स में भी बिठाओ थोड़ी देर के लिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कुछ एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके अपना चेकअप रेगुलरली, पोस्चर चेकअप इज समथिंग एवरीवन शुड गो फॉर वंस इन अ मंथ। अगर फॉर योर फ्यूचर। आप देखिए पहले के जमाने में ना चल जाता था कि मम्मी बैठी है बच्चों का टेक केयर करने के लिए, बट आजकल मम्मी भी वर्किंग है, पापा भी वर्किंग है, एंड ओल्ड एज के लिए आप ही को अपनी बॉडी को फिट रखना है। यू ओनली हैव टू प्रोटेक्ट योर बॉडी। पहले की मम्मियां बेड पे भी थी तो बच्चे मालिश करने वाले बैठे होते थे। बिल्कुल। तो आप अपने आप को फिट कैसे रख सकते हो? बाय डूइंग एक्सरसाइजेस फ्रॉम यंग। अब तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बट हमारे टाइम में लगा लो 90s बॉर्न है हम, तो उनमें तो कोई ऐसी नहीं थी। तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट थी अर्थ का कनेक्शन। और अब क्या है कि अर्थ के साथ तो हम पानी में आप देखिए कि कितने ही लोग हैं जिन्होंने कभी भी घास पे बच्चों को क्या, अपने आप को भी चलने नहीं दिया, गंदा हो जाएगा। इवन इन द पार्क, आप अगर पार्क्स में जाएं ना तो आप वहां पे जाके देखेंगे मम्मी बोलेगी नहीं, नंगे पैरी नहीं जाना, चप्पल डालो। बच्चा चाह भी रहा है पर आप उसे करने नहीं देते। कई बार मिट्टी में हाथ लगाना जरूरी होता है। आप अगर हाथ पैर मिट्टी पे लगा के आप वहां पे घोड़ा बन के वॉक करते हो, जब भी आप घोड़ा बन के वॉक करते हो तो आपके चारों लिम्स पे स्टेबिलिटी हो जाता है। तभी तो ये कुत्ते बिल्लियों को बैक पेन्स नहीं होते इतने। और हम लोगों को क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम अब कभी अपनी अर्थ के साथ जुड़े ही नहीं। कभी हमने बैलेंसिंग के लिए, अगर आप घोड़ा बन के बच्चों की तरह वॉक कर लो, आपकी कितनी ही सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अगर इंडियन टॉयलेट सीट पे बैठते थे तो पेल्विक फ्लोर का कोई इश्यू ही नहीं आ रहा था। लोग 12-12 बच्चे पैदा कर रहे थे। और अब देखिए तो एक बच्चे में ही सबका बुरा हाल हो गया होता है।
और फिर उसमें भी है कि नॉर्मल डिलीवरी या फिर इसी करके अब फिजियोथेरेपी का रोल आ गया। आप देखिए कि प्रेगनेंसी फिजियोथेरेपी इज सो इम्पॉर्टेंट, पोस्ट प्रेगनेंसी फिजियोथेरेपी, प्री प्रेगनेंसी, आपको फर्टिलिटी रिहैब के लिए फिजियोथेरेपी होती है, आपको मीनोपॉज के लिए फिजियोथेरेपी होती है। अच्छा, मीनोपॉज के बाद बहुत सारे इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं, उसके लिए फिजियोथेरेपी है। आपका पीरियड्स में पेन है तो उसके लिए फिजियोथेरेपी है। गायनी फिजियोथेरेपी एक ऐसी चीज है जो कि बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम। मैंने तो अब सुना कि मेनोपॉज के लिए भी आप कह रहे हैं यस यस। आप देखिए जब भी आपको 60-70s में आपको पेन स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो वो एक जॉइंट का पेन नहीं होता। अगर आप अपनी मदर या कोई ग्रेट ग्रैंड मदर को देखें तो उसको घुटने का भी होगा, पैर का भी होगा, नेक का भी होगा, ओबेसिटी भी होगी, गैस की प्रॉब्लम भी होगी, सब कुछ होता है। जब भी आपको मोर देन 2 जॉइंट्स पे पेन रहता है तो दैट इज हार्मोनल पेन। आपके हार्मोन्स में इशू आ गया है, आपकी सोच में इशू आ गया है। ये एक सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स हैं। बहुत सारे लोग जो मोर देन 2 जॉइंट्स का पेन लेके आते हैं, दे नीड पेल्विक फ्लोर रिहैब एंड गायनिकोलॉजिकल रिहैब। और मेल्स हैं तो पेल्विक फ्लोर रिहैब हम कह देते हैं इसी चीज को, जो पेल्विस के आसपास की एरिया को स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइजेस आती हैं। अच्छा, अगर हम पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग करते हैं तो हमारी दोनों नीज पे वेट सेम आने लग जाएगा, हमारी ओवरीज या जो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन है वो बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो लेडीज में मेनोपॉज हो गया है उनके अंदर मोस्ट कॉमनली एक पेल्विस ऊपर नीचे जाने की वजह से मसल्स, यूरिनरी मसल्स वीक हो जाते हैं। ऐसी लेडीज छींक मारती हैं तो यूरिन लीक होना स्टार्ट हो जाता है। समटाइम ये प्रॉब्लम आती है। हाँ, तो वो ज्यादा हैवी बच्चा गोदी नहीं उठा सकती क्योंकि उनको यूरिन लीक हो जाता है। वो अपने हस्बैंड को ये नहीं बोल सकती कि आई डोंट वांट टू बी सेक्सुअली एक्टिव क्योंकि मेरा यूरिन लीक हो जाता है, बिकॉज वी डोंट से इट ओपनली। हाँ, आप किसी को भी नहीं बताना चाहोगे कि मुझे यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे को वाली बात आ जाती है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। आप इवन डॉक्टर को नहीं बताते हो कई बार कि भाई मैं तो ऐसे दुख से झेल रही हूँ अपने आप को, दर्द में बैठी हूँ, मेरी जब से मेरी डिलीवरी हुई है तब से मेरे को पेन है, आई एम हैविंग सेक्सुअल पेन। ठीक है, तो ये सारी कोई लेडी क्या करती है, दूरी बनानी स्टार्ट कर देती है, अपने हस्बैंड से दूर होना स्टार्ट हो जाती है, अलग रूम में सोना शुरू कर देगी या आपसे बात नहीं करेगी इस बारे में। बट वो हार्मोनल पेन्स है। अगर उसकी भी पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग की जाए, यूरिनरी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग की जाए, तो वो लेडी दोबारा से सेक्सुअली एक्टिव हो सकती है, दोबारा से वो जी सकती है, अब दोबारा से सारे एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट कर सकती है। आपका लड़ाई झगड़े का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आप वीक हो, पेन में हो। ठीक है, जब आपको स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, यू आर टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ मैं घर का सारा काम कर लूंगी, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, कोई दर्द ही नहीं हो रहा, तो आप क्यों नहीं करोगे? करोगे। हम जब किसी चीज से डरते हैं वो उसके पीछे कोई ना कोई दर्द भी साथ में मिक्स हुआ होता है। मेरे घुटने में दर्द है, मुझे खड़ा होना पड़ेगा, मैं नहीं किचन में जाऊंगी। ठीक है, अगर दर्द ही ना हो तो और आपको खाना बनाना आता है तो आप ऑब्वियसली जाओगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमारी पेल्विक फ्लोर रिहैब इज वन ऑफ द थिंग आई रियली वांट टू स्ट्रेस ऑन, कि हर एक को कराना चाहिए और चेकअप जरूर कराना चाहिए कि कोई वीकनेस तो नहीं आ रहा। और अकॉर्डिंगली अगर आप कुछ एक्सरसाइजेस घर पे भी, आप पेल्विक फ्लोर की कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप देखिए, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि पेल्विक फ्लोर मसल टाइट है कि लूज है। अगर तो किसी का क्या सिम्टम्स हैं इसमें? लूजनेस का सिम्टम है, एज भी है एक फैक्टर, जैसे कि 60-70s की एज होती है तो वो सब लूज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यूरिन, आपने बच्चे बहुत सारे डिलीवर हो चुके हैं, 10-12 बच्चे हैं किसी के, या कुछ बहुत सारा ऐसा वर्कलोड है, सिटिंग जॉब बहुत सारा कर रखा है, तो अलग अलग टाइप का पेल्विक फ्लोर के इश्यूज होते हैं। अगर तो वो टाइट है तो लेडी को सेक्स करने में पेन रहेगा, तो जितना टाइट होगा तो उसको रिलैक्सेशन के ट्रीटमेंट्स देने होते हैं, जैसे कि उसे आप गर्म पानी में बिठा सकते हैं घर पे, टकोर जैसे हम सिट्स बाथ पैन मिल जाता है, पॉट सीट के ऊपर ही पैन को रख दिया और लेडी को बिठा दिया तो वो गर्माइश के साथ वो फिर से खुलना स्टार्ट हो जाता है रास्ता। एंड अगर कोई ओल्ड एज की लेडी है तो उसमें क्या ऑलरेडी बहुत बड़ा रास्ता है जिसकी वजह से वो छींक मारी है तो यूरिन लीक हो रहा है, तो उस केसेस में आपको कीगल एक्सरसाइज करना होता है, लाइक यू हैव टू टाइटन दैट मसल्स। ओके, सो यू हैव टू टेल दैट लेडी कि आपको जब भी लेग्स को थोड़ा सा ब्रॉड करके और लेग्स के बीच में कोई बॉल पकड़ लो। उस बॉल को पकड़ने का रीजन क्या है कि आप पेल्विस को स्टेबल कर दिया, उस स्टेबल स्टेट में आप यूरिनरी ओपनिंग को छोटा करिए, 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करिए और देन रिलैक्स करिए, लाइक दैट। अगर आपने इनस्टेबल पेल्विस को आपने ऐसे ही बोल दिया कि टाइट करो, छोड़ो, बिना बॉल को होल्ड किए, तो कई बार क्या होता है कि आप टेढ़ा मेढ़ा होल्ड करने लग जाते हो, वो भी बैलेंसिंग इश्यूज रहते हैं। और कोई भी एक्सरसाइज को करने से पहले अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट का कंसल्टेशन ले लें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, बिकॉज वो आपकी बॉडी को अलाइनमेंट में ले आता है।
जब भी आप टेढ़े होके एक्सरसाइज करेंगे, अब ऐसे मैं टेढ़े होके तो अगर used शोल्डर हो का एक्सरसाइज जाओगे। कर रही हूँ तो वो मेरे को Used पेन हो, देगा, बट अगर मैं नेक्स्ट स्ट्रेट में शोल्डर का एक्सरसाइज कुछ भी कर रही हूँ तो वो मेरे को फायदा देगा। अब ये आपको कैसे कोई बताएगा कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट रहता जरूरत है। Yes. जितनी बातें मैं आपसे सुन रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं भी एडवाइस स्टार्ट करूँ कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। Yes. This is a thing which everybody will enjoy. आपको एक्सरसाइज उतना ही करना है पर जिसमें लोग मजा आ रहा है। नहीं है मैम, ये मिथ है, ये भी मेरे को बताएं कि लोगों का मानना है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है, अगर हम फिजियोथेरेपी करवाएंगे इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो ये मिथ है कि ये आप ये देखिए कि अगर आपको फिजियोथेरेपी नहीं कराएंगे, एक सर्जरी करा लिया और एक फिजियोथेरेपी करा लिया, तो क्या सस्ता है, आप खुद ही बताइए। फिजियोथेरेपी ऑब्वियसली, पर लोगों में फिर भी एक मिथ है कि ये बहुत इट इज अ एक्सपेंसिव है। थिंग जो आपका ओल्ड एज सेव कर देगा। अदरवाइज आप जो पैसे बचा रहे हो आपने किसी ना किसी सर्जन को ही देने हैं, कोई ना आगे जाके कहीं कोई ना ना कोई कहीं वो face ऑपरेशन करनी सर्जरी में या पड़ेगी। कोई मेडिकल इम्बैलेंस के लिए यूज करने हैं आपने वो पैसे। अब वो मेडिकल इमरजेंसीज आएंगी ही नहीं अगर आप फिट हो गए तो। और वो फिटनेस आप अभी से, अगर आप यंग एज में एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो आप ओल्ड एज में जब आपके मसल्स में जान प्राण नहीं होंगे तो आप जा पाओगे, एक्सरसाइज ही नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। यस दिस कौन सी राइट एज, अगर हम एक्सरसाइज मान लीजिए कि अभी भी 40s के हैं, तो वी कैन स्टार्ट नाउ? मेरा ये मानना है कि वी हैव टू लिव इन टुडे। आज से शुरू करिए, एक्सरसाइज हमेशा आज से शुरू होती है, और जो पुराना हो गया उसको आपको माफ़ करना है। आपको कोई भी चीज़ को, आपसे कोई गलती हो गया, आपने कोई एक्सरसाइज नहीं किया या आपको किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, आपके माइंड में फंसा हुआ है कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रहा है। आप कई बार देखिए कि ओल्ड एज की जो लेडीज़ आती है ना, वो कहती हैं कि जिस दिन मेरे हस्बैंड से लड़ाई होती है ना, मेरा पेन गोड्डे का बढ़ जाता है। अगेन दिस इज अ फैक्टर, यस स्ट्रेस। आप ज्यादा सिटिंग कर रहे हो, मेरा बैक पेन बढ़ जाता है, नेक पेन बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस के साथ रिलेटेड इश्यूज, ग्रजेस हो गए, आप कोई भी टेंशन ले लिया आपने, अगर कि कई लोगों ने सोचा ही होता है कि ये तो दर्द मेरे मरने के बाद ही जाएगा, हाँ, उन लोगों को नहीं मैं ठीक कर पाती। ओल्ड एज की ये थिंकिंग रहती है। आपको पहले एक मोटिवेशन क्रिएट करना है और अपने आप को और लोगों को, अपने आसपास वाले लोगों को माफ कर देना है कि जो हो गया खत्म। यस, और अब जो स्टार्ट करने वाले हो, आज से मैं अपनी लाइफ को अच्छा बनाने का कोई ना कोई एक्शन लूंगी। एक्शन कैसे? तो आप एक अच्छी एक्सरसाइज लेक्चर भी देते हैं जब आपके पास कोई क्लाइंट आया है? यस, दिस इज हाउ वी हैंडल पीपल। जैसे कोई बहुत दर्द में है, उसको दोबारा से एक्सरसाइज में लेके आने के लिए गुड मोटिवेशन इज ऑल्सो नीडेड। ठीक है, तो कई बार हमारे स्ट्रेस रिलेटेड ट्रीटमेंट्स भी हमारे क्लिनिक पे हम कराते हैं, जैसे कि ऑस्टियोपैथी ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें हम ब्रेन का पानी बैलेंस करते हैं, मूवमेंट्स, लाइट मूवमेंट्स करके। आपके डाइजेशन के ट्रीटमेंट्स रहते हैं ऑस्टियोपैथी के अंदर, हम ऑर्गन सिस्टम को। ये सब फिजियोथेरेपी में, ये फिजियोथेरेपी के एडवांस टेक्निक्स हैं, कई लोगों ने अपडेट किया होता है तो वो सब ये भी चीज़ें ऐड करते हैं। तो इससे हम कॉन्स्टिपेशन ठीक कर देते हैं, ब्रेन रिलैक्सेशन करा देते हैं, ब्रीदिंग बेटर कर देते हैं और उसके साथ मोटिवेशन देते हैं, तो दे कम टू अ ट्रैक। जो ओल्ड एज की लेडी हमारे पास फर्स्ट डे पे आई थी, चल नहीं पा रही थी, अभी रिसेंटली लास्ट वीक का ही केस है, जिनको 2 बच्चे लेके आए क्लिनिक पे कि मेरी मम्मी चल नहीं पा रही है, आप ग्राउंड फ्लोर पे देख लो, ऐसे ऊपर अलग से अरेंजमेंट कर दो इनका। तो मैंने करा, उनको देखा, और 5th डे पे वही लेडी अब रिफॉर्मर पिलाटेस पे आ गई। आप देखिए कि कितना रिफॉर्मर पिलाटेस कितनी मुश्किल चीज़ें हैं। आप बच्चे को पूरा मूवमेंट के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो जब चीज़ें देखते हैं हम, कितने ओल्ड एज की, अगर आप मेरे चैनल पे भी देखेंगे तो बहुत सारे ओल्ड एज के ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट डे आए थे सोटी पकड़ के, धीरे धीरे केन के साथ आ रहे हैं, और जैसे ही वो 5th to 8th डे पे जाते हैं, 8 to 10 डेज में तो मेरे क्लिनिक में बहुत सारे केसेस हैं जो बिल्कुल नॉर्मल वॉक पे चलने लगे, विदाउट केन वॉक करने लग गए, कॉन्फिडेंट हो गए चलने में, जिनको सोचना नहीं पड़ रहा कहाँ टर्न करना है कि नहीं करना। ऐसे एक हमारे पास अभी रिसेंट एक केस आए थे जो 95 ईयर्स के हैं। अच्छा, जो हाफ बॉडी पैरालिसिस में आए थे, और पैरालिटिक होने की वजह से स्पीच भी उनकी, वो बोलते थे समझ में नहीं आता था प्रॉपर्ली क्या बोल रहे हैं। उनको हमने एक्सरसाइज कराया, ऑल्दो ही केम पार्ट्स एंड पार्सल्स में आए 2 महीने के लिए, थोड़े दिन आते थे, थोड़े दिन नहीं आते थे, फिर आते थे, फिर नहीं आते थे, बट ही यूज्ड टू डू एक्सरसाइज। तो वो 2-2.5 महीने जो हमने उनको देखा है, उससे उनमें इतना चेंज आ गया कि नाउ ही हैज 14 गोल्ड मेडल्स in running at the age of 95. he has crossed, एक मलेशिया में उनको प्राइज मिला है गोल्ड मेडल, और एक तमिलनाडु, यहाँ से चंडीगढ़ से तमिलनाडु जाके उन्होंने प्राइज लिया। बड़ी मोटिवेशनल आप बात बता रहे हैं इसमें। तो अगर वो 95 के ओल्ड एज के पैरालिटिक पेशेंट एक गोल्ड मेडल तक जा सकते हैं तो व्हाई कांट वी? ऑब्वियसली एज इज जस्ट अ नंबर। अगर आप सोच लो कि मैं चेंज को एक्सेप्ट करूंगी, मैं एक्सरसाइज डेली करूंगी, खाना अच्छा खाऊंगी, तो आप किसी भी एज में यंग हो सकते हो।
और अगर आप ये सब चीजें नहीं कर रहे हो, मैं लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, फिर मैं आप हमेशा 30 एक ही की जगह एज पे में। बैठी रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, कोई मूवमेंट नहीं करती हूँ, किसी से बात नहीं करती हूँ, सिर्फ काम करती हूँ, तो इट विल क्रिएट अ नेगेटिव एटमोसफेयर। हम घर तो में आप रह 30 की एज के में घर old वाली हो बातें ही जाओगे। करेंगे ना। अगर हम लोगों को मिलेंगे, आपसे मिलने का पर्पस, मेरा इतना सारे पेशेंट्स की लिस्ट छोड़ के मैं स्पेशली इसीलिए आई हूँ कि मैं बात करना चाहती हूँ। Awareness. आई वॉन्ट टू क्रिएट अवेयरनेस कि आप सब लोग दोबारा से जी सकते हो, दोबारा से वॉक कर सकते हो, दोबारा से हंस सकते हो। आप अपनी कोई भी टाइम पे ये नहीं होता कि मैंने नहीं करना, आप या एक्सेप्ट मेरे करो। से नहीं होगा। हाँ, बस ये भूल जाओ कि नहीं होगा, आपको होगा। और इमेजिन करके देखो कि मैं रनिंग करती हुई कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ। वाओ, मैनिफेस्ट, वी कैन से लाइक दैट। यस, वी कैन डू मैनिफेस्टेशंस एज वेल। तो ये सारी चीज़ों का मिक्सचर बेसिकली सब यही बताने के लिए है कि यस, यू कैन डू इट एंड एनीथिंग इज पॉसिबल इफ आवर विल इज देयर। वेरी नाइस मैम, आप सही कह रहे हैं। अगर हम मैम बच्चों के रिगार्डिंग ही बात करें, ऑटिज्म इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम ना। ADHD तो हमने पता कर लिया, तो ऑटिज्म क्या है, इसके सिम्टम्स क्या, फिजियोथेरेपी में ये रिकवर हो सकती है, कितने % चांसेस देखिए, हैं? 100% इसमें हम ये नहीं कह सकते कि पूरा ही बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, बट एटलीस्ट वो इतना हो जाता है कि अपनी डेली एक्टिविटीज खुद से करने लग जाता है। ऑटिज्म में इसमें सेंसरी वर्क नहीं करती? अलग अलग टाइप के बच्चों में अलग अलग सिम्टम होते हैं। अब जैसे दो नेक पेन सेम नहीं होते, कई बार नेक पेन स्ट्रेस रिलेटेड होता है, कई बार गैस रिलेटेड होता है, कई बार नेक के ट्रॉमा की रिलेटेड होता है, कई बार पोस्ट फ्रैक्चर का नेक पेन होता है। इसी तरह से ऑटिज्म में भी बहुत सारे वाइड वैरायटीज हैं। किसी बच्चे में सेंसरी लॉस हो जाता है, हाथ ऐसे 2 उंगली लगाया 3 उंगली लगाया नहीं पता चल रहा, अच्छा इसी की जी। वजह से वो चलते चलते गिर जाता है, बैलेंस नहीं है एक लात पे दूसरी लात पे। कईयों की लेग लेंथ ही पैदा होते ही छोटी बड़ी हो रखी है। तो कई बार नेचुरल प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको लेग लेंथ को इलोंगेट करने के लिए हमें आर्टिफिशियल ऑर्थोसिस लगाने पड़ते हैं लेग लेंथ को बराबर करने के लिए। अच्छा जी। फिर बैलेंस ट्रेनिंग करना पड़ता है, जिसमें हम बहुत सारी जिम बॉल एक्टिविटीज कराते हैं, जिसके साथ बच्चे को बॉल्स के साथ खेलते खेलते एक्सरसाइज करते करते वो बैलेंस करता है। कलरफुल थिंग्स उसके आसपास देते हैं, कभी उसे कहेंगे कि रेड को हाथ लगाओ, ग्रीन को हाथ लगाओ, ताकि उसका माइंड एक्टिवेट हो, कलर्स वाला सेक्शन एक्टिवेट हो। उसमें ऑटिज्म में क्या प्रॉब्लम है? माइंड की कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं हो पा रही इसके है? अंदर ना बॉडी की? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बेसिकली इस तरह से रहता है कि जब बच्चा पैदा हो रहा है तो उस टाइम पे उसे प्रॉपर कोई ना कोई न्यूट्रिशन नहीं मिला, कि उसकी डेवलपमेंटल डिले हो गया। अच्छा, और मैम पर मैंने ये भी सुना है कि जैसे बच्चा बहुत फोन देख रहा है, वो ऑटिज्म को फेस करेगा? वो भी बाय बर्थ वो ठीक था। देखिए, ब्रेन फंक्शंस पे बेसिकली हम वर्क करते हैं। ऑटिज्म तो एक जैसे बीमारी हो गया ना, तो बीमारी एक बड़ा टर्म है, उसके अंदर सिम्टम अलग अलग टाइप के रहते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली सिम्टम को हम ट्रीट करते हैं। अगर किसी बच्चे में ब्रेन का ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उसे ब्रेन मेमोरी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस देंगे। अगर उस बच्चे में बैलेंस का ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो हम बैलेंसिंग का एक्सरसाइजेस देंगे। और उसी बच्चे में अगर जैसे आई साइट की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कईयों का दिखना बंद हो जाता है, बच्चों का ओवर मोबाइल देखते हैं जो लोग, दिखना बंद हो जाता है, लड़ने हाइपर एक्टिव शुरू हो ये जाते भी हैं, ऑटिज्म के सिम्टम? ऐसे कई चीज़ें हैं। तो इसमें आप देखिए, ये मसल जो है ये इंटरनली आंखों से जुड़ा होता है। अच्छा जी। जितना हम फॉरवर्ड हेड बैठेंगे, बी इट अ चाइल्ड और बी इट अ सिटिंग जॉब पर्सन, जितना आगे करेंगे तो ये कनेक्शन आईज का भी कम टाइट ज्यादा हो जाता है। आप देखिए, ज्यादा मोबाइल देखने से आंखों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप ये कनेक्शन, फॉरवर्ड हेड पोस्चर है बच्चे का, तो क्या होगा, आई साइड पे लेंस भी ऊपर नीचे हो जाता है। अच्छा। अगर आप ध्यान से ये वाली जॉइंट देखेंगे तो कई बार इस बच्चों का ऊपर नीचे होगा, आईब्रो ऊपर नीचे होंगे, या आंख छोटी बड़ी आंख होगी। अच्छा तो इसके अंदर हम आई बॉल एक्सरसाइजेस देते हैं फोकस बनाने के लिए। जैसे कि एक सिंपल एक्सरसाइज आप सब मेरे साथ कर सकते हैं। ऐसे करके एक साइड पे देखिए, आपका फेस नहीं हिलना चाहिए, सिर्फ आईज शुड लुक दिस साइड फॉर 10 सेकेंड्स एंड देन लुक अप फॉर 10 सेकेंड्स। उसके बाद लुक लेफ्ट ऑन 10 सेकेंड्स, लुक डाउन एंड स्टार्ट इन द सेंटर और एंड भी इन द सेंटर। ऐसे करके आप कर सकते हैं। ये आई कोऑर्डिनेशन के लिए फॉर योर आई बॉल मूवमेंट्स, आई बॉल मसल स्ट्रेंथनिंग। इसी तरह से अगर फार विजन और नियर विजन का इशू आ रहा है तो आप एक फोकस रखो, मैंने दूर देखना है, 10 सेकेंड्स के लिए दूर देखना है, और 10 सेकेंड्स के लिए इधर देखना है, पास। एक बार दूर वाला देखना है, एक बार पास वाला देखना है, एक बार दूर वाला देखना है, एक बार पास वाला देखना है। इस चीज़ को अगर आप करते हैं तो आई बॉल के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। नेक के लिए आप ये जैसे आप फॉरवर्ड हेड पोस्चर है तो पीछे का पोस्चर करेंगे, इसके लिए आप हाथ यहाँ रख के आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे पीछे को जोर लगाया और फिर छोड़ दिया, ये लगाया और छोड़ दिया, बस आपको पता होना चाहिए कितना लगा रहे हो। ऐसा नहीं करना कि शिवरिंग आ गया, ज्यादा जोर लगा लिया, लाइट सा कंफर्ट जोन में 10 सेकेंड्स होल्ड किया एंड देन रिलैक्स किया। इससे आपके जो आगे जाने वाले मसल्स थे वो पीछे जाने स्टार्ट हो गए। अच्छा। तो आपका आईज का और बॉडी का कनेक्शन जैसे ही बराबर आएगा तो ब्रेन इसी के तो पीछे है। आप देखिए, कभी भी लेडी फेशियल करा के आती है तो लड़ाई नहीं करती है,
क्यों? क्योंकि ये मसल जितना ये रिलैक्स fact है। रहेगा उतना ही उसके नीचे का ब्रेन है वो रिलैक्स रहेगा। इसी के बिल्कुल पीछे एक अमाइगडाला होता है, ब्रेन का एक पार्ट होता है जो इमोशनल सेंटर है। अच्छा, इमोशंस अच्छे होने स्टार्ट हो जाएंगे, गुड इमोशंस आएंगे तो आप लड़ाई झगड़ा नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। ये आपने टिप्स लेडी को अच्छा दिया कि आफ्टर फेशियल वो फाइट नहीं करेंगे। हाँ, तो इसलिए आप लाइट सोते समय ऐसे जो बच्चे बहुत ओवर एक्टिव है उनका लाइट मसाज कीजिए ऊपर की डायरेक्शन में, यहाँ पे खत्म करके देसी घी के साथ मसाज कीजिए, बहुत ही इफेक्टिव रहता है बच्चे की स्किन के लिए भी और ब्रेन के लिए भी। रात को सोने से पहले ये चीज कर दीजिए, यहाँ पे ऐसे खत्म करना है यहाँ पे। इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज रहती हैं, कोई मैनुअल रहता है, कोई एक्सरसाइज रहता है, और हर बच्चा अलग है। आप सोचिए कि ऑटिज्म को ट्रीट करना है, मैं कभी भी ऐसे सोच के नहीं करती हूँ कि ऑटिज्म को ट्रीट करना है। आई जस्ट चेक द चाइल्ड कि एग्जैक्टली बच्चे में इस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है कि सेंसरी लॉस है कि बैलेंस है कि अब देखिए ब्रेन ना डायगोनल पैटर्न्स को जल्दी एक्सेप्ट करता है। हम जैसे रोटी खा रहे हैं डायगोनल, टॉयलेट जा रहे हैं डायगोनल, हाथ कभी भी हम ऊपर ऐसे नहीं बॉल रखेंगे, कुछ भी सामान रखना है हम इधर कोई ज्यादा रखते हैं, उठा के इधर कोई ज्यादा रखते हैं। तो हमें ऐसे बच्चों में डायगोनल पैटर्न्स में मूवमेंट कराना चाहिए जो कि फंक्शनल पैटर्न्स होते हैं हमारे। इसको हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। तो ये जो रहता है इसमें डायगोनल पैटर्न्स की एक्सरसाइजेस कराते हैं हम। उसे नॉर्मल वॉक, सीधा सीधा वॉक कराने की बजाय फिगर ऑफ 8 में वॉक कराएंगे। अच्छा जी। आप उसे शोल्डर की एक्सरसाइज ऐसे कराने की बजाय जैसे हम नॉर्मल ऑर्थोपेडिक केस में कराएंगे, उसकी बजाय हम डायगोनल पैटर्न में कराएंगे। यहाँ से रखो बेटा, यहाँ से बॉल उठा के नीचे रखो, लाइक दैट, सो दैट उसको वो काम लग रहा है कि मैंने बॉल उठा के रख लिया, अचीवमेंट लग रहा है। इट शुड नॉट बी लुकिंग लाइक एन एक्सरसाइज की ये तो बड़ा मुश्किल काम करा रहे हैं। इट शुड बी लाइक अचीवमेंट, ओ वाओ आपने यहाँ पे रख दिया बॉल, वेरी नाइस, अब रेड वाला उठाओ और ऊपर रखो, लाइक दैट। इस तरह से आप उसे इन गेम फॉर्म, इट शुड लुक लाइक कि बच्चे को मजा आ रहा है, देन ओनली ही विल कंटिन्यू एक्सरसाइज। और अगर वो रेगुलरिटी रखता है, कंसिस्टेंसी इज द बिग टूल। ये तो है बिल्कुल। अगर आप कोई भी आप गाना गा रहे हो, रोज गाना गाओगे तो आपकी आवाज अच्छी हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप रोज उस बच्चे को एक्सरसाइजेस कराएंगे, माइंड एक्टिवेशन कराएंगे, तो डेफिनेटली ही विल शो इम्प्रूवमेंट्स। और अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट हो तो आपको 15 to 30 डेज में दिख जाता है चेंज। अच्छा है। अगर हम बैक पेन की बात करें तो स्पाइनल कोड डिसबैलेंस होने से क्या प्रॉब्लम आती है, आप हमें कैसे किसी उससे समझा सकते हैं? Yes, I'll just show you an example with this is a spinal model I specially brought for you. ध्यान से देखिए कि ये हमारी स्पाइन है, ये 33 वर्टिब्रास होते हैं, ठीक है, और वर्टिब्रास के बीच में ये रहता है डिस्क स्पेस। अच्छा जी। ठीक है, और ये जो येलो कलर का दिख रहा है आपको, ये होती है नर्व। अच्छा जी। जब भी हम टेढ़ा बैठेंगे तो ये मन का कहीं ना कहीं टेढ़ा हो जाता है। एक्सरे जब आप कराते हैं तो ये वाला साइड व्यू मोस्टली हम कराते हैं। तो एक्सरे में जो कहते हैं ना कि स्पेस कम हो गया है, वो बेसिकली ये वाला डिस्क का स्पेस कम हो जाता है। अब ये अगर हम आगे को झुकने लग गए तो आप देखिए कि आगे का डिस्क छोटा हो जाएगा, पीछे का बड़ा हो जाएगा। पोस्चर इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, पर हम ये आगे को झुका बॉडी देखते नहीं है। हम कहते हैं कि यहाँ पे डिस्क कम है, इसको रिप्लेस कर दो। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर हम इसको ही सीधा कर दें तो डिस्क स्पेस तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना, डाउन हो जाएगा। और इसी तरह से आप देखिए कि ये जो नर्व है, अगर हम टेढ़ा करके बॉडी को ऐसा टेढ़ा कर दिया तो ये नर्व प्रेस हो जाएगी। हाँ जी। और टेढ़ापन हम ठीक करते नहीं है, हम क्या करते हैं कि इसी को कुछ ना कुछ दवाइयां दी जाएंगे, इन्फ्लेमेशन कम कराई जाएंगे, सब कुछ करी जाएंगे। अगर हम टेढ़ापन ही ठीक कर दें तो ये नर्व तो वैसे ही खुश होकर रहेगी, बट अगर ये नर्व कंप्रेस हो जाएगी तो आपको सिम्टम कैसा आएगा, जैसे हाथ सो जाते हैं, पैर सो जाते हैं, कीड़ियां लड़ती हैं, वो सिम्टम ये नर्व के कंप्रेशन की वजह से आ रहा होता है। अच्छा जी। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, यही हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में ये नर्व्स के थ्रू हमें पता चलता है, टच, पेन, टेम्परेचर का। अगर ये नर्व हमारी कहीं ना कहीं इम्पिंज हो रही है, जैसे कि बहुत कॉमनली L4-5 की नर्व डिस्प्रोलैप्स बहुत कॉमन है, तो L4-5 का ही क्यों ज्यादा कॉमन है और किसी का क्यों नहीं? क्योंकि ये पेल्विस प्ले करता है रोल। आप बैठते हो टेढ़ा एक साइड ऊपर नीचे करके, तो उसकी वजह से ये नस तो हमेशा ही दबेगी, चाहे इस तरफ की दबे चाहे इस तरफ की दबे। अगर ये लात ऊपर करके बैठी हूँ मैं, अब जैसे इस तरह ये लात ऊपर करके बैठी हूँ तो ये वाली नस पे प्रेशर आया हुआ है, और अगर ये लात ऊपर करके बैठी हूँ तो ये वाली। तो जो भी नस पे प्रेशर आएगा, इसके एक डिविजन पैटर्न्स हैं हमारी बॉडी में। जैसे कि L1 की नर्व होगी तो आपको फ्रंट थाई में पेन आएगा, ऐसी L4-5 की होगी तो पैरों में पेन आएगा, ठीक है, ऐसी L4 की नर्व होगी तो घुटनों में दर्द आएगा। L4 की नर्व को हम देखते नहीं और घुटना रिप्लेस करा देते हैं। बहुत कॉमनली नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज में भी हम कई बार चेक ही नहीं करते कि बंदा जब आ रहा है तो वो ठप ठप करके पूरा टेढ़ा होके आ रहा है, एक शोल्डर अप है, एक डाउन है, तो व्हाई नॉट टू गो फॉर फिजियोथेरेपी फर्स्ट। तो आप अगर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराते भी हो तो उसका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा
अगर आप प्री पॉस्चर सही करके कराओगे। क्योंकि जो हमारे नॉर्मल जॉइंट्स है ना, दो हड्डियों को, टूटी हड्डियों को जोड़ के रख दें तो हड्डी जुड़ जाती है। हमारी जॉइंट्स ऐसे हैं कि आप जैसे भी उसे ग्रो करना चाहते हो, या अगर हम आगे को बेंड कर रहे हैं तो हम मन के आगे को शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो फॉरवर्ड हेड पोस्चर आ जाएगा। अगर हम उसको एक्सरसाइजेस करेंगे तो वो बैक टू नॉर्मल आ सकता है। पर अगर आपने कोई आर्टिफिशियल जॉइंट्स बीच में डाल दिए तो उनमें वो स्पेसिफिकली उसी तरह से डिजाइंड है कि इतना ही स्पेस रहेगा, इतना ही मूवमेंट रहेगा, बट आपका वेट तो टेढ़ा आ रहा है। तो अगर वो नया रिप्लेस्ड जॉइंट भी भूल गया, फिर क्या करोगे, कितनी सर्जरीज कराओगे। बिल्कुल। इसलिए एक्सरसाइज और मूवमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको रियल मेडिसिन है, जो आपको दोबारा बैक टू नॉर्मल विदाउट कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए आप आ सकते हो। पर अगर हम सिर्फ इन्फ्लेमेशन का ट्रीटमेंट करती जाएंगे, रोटियां आप खा रहे हैं बाहर की रोज और गैस की गोली रोज खा रहे हैं साथ में, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही ऐसा कर दिया जाए कि आपको बाहर का हो कि घर का हो पचने लग जाए, दैट इज विद एक्सरसाइज। आप देखिए जो ज्यादा अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं वो बाहर का भी खा ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मेरे को अपने पापा की बात याद है कि वो बता रहे थे कि मैंने कोई शर्त लगाया था, तो मैं एक बार 1 किलो घी खा गया था। अच्छा जी। और किसी ने बोला कि नहीं तुमने थोड़ा कम खाया है, तो वो कहते 500 ग्राम और खा गया था। कहते और आप लोग कहते हो कि 1 चम्मच नहीं मेरे से खाया जाता, मैं मोटी हो जाऊंगी। हाँ। क्योंकि पहले के लोगों में पाचन शक्ति थी, क्योंकि वो मूवमेंट करते थे, वो जमीन के साथ कांटेक्ट में चलते थे, वो एक्सरसाइज करते थे, खुद से अपना सामान उठा के लेके आना, कितने कितने चल के जाना। आजकल वॉकिंग तो बहुत लिमिटेड हो गया है। लुक एट द कार्स, कितनी कार्स हैं, ट्रैफिक जैम्स हैं, तो कहाँ ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप वॉक डेली कर पा रहे हो अच्छे तरह से। तो इस करके यू नीड अ फिजियोथेरेपिस्ट जो आपका पोस्चर चेक करके आपको बता देगा कि एग्जैक्टली राइट साइड पे क्या करना है, लेफ्ट साइड पे क्या करना है, बैलेंस कैसे करना है, एंड कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे आएगा। बिकॉज यू डोंट हैव टाइम कि आप 2 घंटे का एक्सरसाइज करो, अलग अलग टाइप का वेट उठाओ, आप उठाओगे ताकत है नहीं, वहीं पे फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, प्रॉब्लम आ गया, गिर गए। ओल्ड एज में जैसे फॉल्स बहुत कॉमन है, जरा सा चलती हैं लेडीज वहीं स्लिप होके गिर जाती हैं। अगर हम ये रूटीन बना लें कि 30 मिनट्स एक्सरसाइज एंड वंस इन अ मंथ अपना बॉडी चेकअप कराएं फिजियोथेरेपिस्ट से, और लर्न कर लें कि कौन सी एक्सरसाइज मेरे लिए सबसे बेस्ट है इस मंथ के लिए। यू कैन डू इट एट होम। क्यों ही आप इतना अपने आप को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, कितनी चीज़ें हैं जो आप घर पे भी कर सकते हो। एंड देन जो हम जाते हैं जिम्स में या योगा सेंटर्स में, दैट इज बेसिकली आवर सोशल डेवलपमेंट। आप अपने माइंड से, अपनी फ्रेंड सर्कल से आप बातचीत करके किसी के साथ आपको एनर्जी मिलती है। हम लोग सब एक लाइट हैं। अगर हमारी एनर्जी देखिए, अकेला हमें किसी भी बंदे को कमरे में बंद कर दिया जाए वो थोड़े दिन में ही मर जाएगा। बिल्कुल। अगर हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारे चार्जर, हम एक दूसरे के लोग हैं, यहाँ अर्थ है। तो आप बताइए कि आप अपने चार्जर्स को मिलने के लिए जाना चाहते हैं, देन इट्स एंजॉयमेंट, तो आप जाइए, ठीक है। बट आपको एक्सरसाइज के लिए आप गए नहीं जिम तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई, दिस इज नॉट अ रीजन। यू कैन डू इट। एक्सरसाइज तो कहीं पे भी हो सकती है। मैं यहाँ बैठी हूँ, आप देखिए सिटिंग जॉब में हूँ अगर सपोज, तो ये मैंने पैर हिला लिया, ये मैंने नी जॉइंट हिला लिया, ये मैंने हाथ हिला लिए, और बहुत देर से ऐसे बैठी थी, थोड़ी देर ऐसे बैठ गए, ठीक है, थोड़ी देर सिट स्टैंड कर लिया, ऐसे कर लिया, पाँव को छू लिया, ऊपर कर लिया, कुछ भी मूवमेंट, दिस इज ऑल एक्सरसाइज। यस, तो अगर आप चाहें तो आप कहीं पे भी यू कैन क्रिएट एन एक्सरसाइज थिंग्स। माहौल आप बना सकते हैं, हमारे हाथ में कि हम कितना इनिशिएटिव ले रहे हैं। जो भी लोग रेड लाइट क्रॉस करते हैं ना, मुझे तो लगता है सारे हमारे क्लाइंट्स हैं। क्योंकि देखिए जब हम रेड लाइट क्रॉस करते हैं, हमारे में 30 सेकंड्स खड़े होने का पेशेंस ही नहीं है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो मतलब आपके अंदर बैलेंस नहीं है। तो आप वहाँ पे अपने क्लाइंट्स ढूंढते हैं कि ये गड़बड़ है इसमें। मैं तो कई बार आप जाओ ना कहीं पार्क में सैर कर रही होती हूँ, मुझे सब दिख रहा होता है कि इसका शोल्डर अप है, इसका डाउन है, इसका नेक पेन है। एक्सरेज तो जैसे अब आंख में ही लग गए हैं ना, इतने साल देख देख के। एक्सपीरियंस है मैम आपका, हर किसी, मैंने बहुत फिजियोथेरेपी मैं भी गई हूँ, पर जितनी परफेक्शन मैं आप में देख पा रही हूँ अपने वर्क को लेके, पेशेंट को लेके, वो मैंने कहीं भी नहीं देखी। इट्स सो नाइस। एंड एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगी कि मैम बहुत ही हेल्दी टॉक रही मेरी आपके साथ, कि कितना टाइम निकल गया मुझे भी नहीं पता चला। तो आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम यू। हर चीज को मैंने बहुत डीपली अंडरस्टैंड किया कि कौन सा पेन क्यों हो रहा है। सो इट वाज रियली इंफॉर्मेटिव सेशन फॉर अस। लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू थिंग्स विद यू एज वेल। तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपके साथ बातचीत करके, और आप लोगों की अवेयरनेस के लिए एक ऐसी चीज़ें, एक अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं लोगों के लिए। तो आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। इट्स अ प्लेजर कि आपने हमें टाइम दिया ना। तो लास्ट जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहोगे मेरी ऑडियंस को? कि क्या एक समरी मैसेज आपके लिए रहेगा कि मूवमेंट इज मेडिसिन। जहाँ पे भी आपको दर्द हो उस जगह का मूवमेंट क्रिएट करना है, बट पेन फ्री जोन में।
अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो थोड़ा कम कर लो ना। अगर जैसे बच्चा पढ़ता नहीं है तो हम उसे ये नहीं कहते कि पढ़ना नहीं है, हम उसे कहते हैं थोड़ा कम कर लो। उसी तरह से आप एक्सरसाइज को जहाँ पे अगर हाथ में दर्द है इतना इतना में नहीं है तो उतना उतना कर लो, बस करो आप एवरी डे, Movement स्टार्ट is a टुडे। medicine. यस, It's so nice. Thank you so much, ma'am. Thank you.